चले तो जो फाइलम हमें आज पढ़ना है, ठीक है, फाइलम का नाम है फाइलम एनालीडा बेटा। तो जैसे हमने अभी तक बहुत सारे फाइलम्स पढ़े हैं ना, तो जब भी हमने कोई फाइलम पढ़ा, सबसे पहले बेटा कैरेक्टर पढ़ने से पहले हमने समझा कि फाइलम को हम वो पर्टिकुलर नाम क्यों देते हैं। जैसे पोरिफेरा पढ़ा, हमने समझा कि इसको पोरिफेरा क्यों बोलते हैं। सीलेंट्रेटा पढ़ा, व्हाई दैट इज कॉल्ड एज सीलेंट्रेटा। टीनोफोरा पढ़ा, व्हाई दैट इज कॉल्ड एज टीनोफोरा। सिमिलरली प्लेट हेलमेट्स एंड एस्क हेलमेट्स पढ़े, तो हमने सबसे पहले समझा व्हाई दीज स्पेसिफिक नेम्स आर गिवन टू दीज फाइलम्स बेटा। तो आज जो हम फाइलम शुरू करने वाले हैं, तो फाइलम का नाम है फाइलम एनालीडा बच्चा, ठीक है ना। तो अब एनालीडा में हमें क्या पढ़ना है, तो वो तो हम बाद में देखेंगे कॉस, बट सबसे पहले हम समझ लेते हैं व्हाई दिस फाइलम इज कॉल्ड एज फाइलम एनालीडा। इसे हम फाइलम एनालीडा का नाम क्यों देते हैं बट। अच्छा चलिए एक बार थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस में करना चाहता हूँ, आई होप आप सब आंसर करेंगे। तो एक बार मेरे को बताइए बच्चा, जैसे मैं पूछूंगा ना आंसर वही कर लेना, बट जल्दी जल्दी आंसर कर देना प्लीज, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है सबसे पहले हम पूछ लेते हैं मकसूद से, मसूद से, MASUD। तो बच्चा अपना माइक ऑन करके फटाफट मेरे को बताओ कि एस्केरिस लेमरिकोइडेस जो है, एस्केरिस लेमरिकोइडेस की पहली जो दो मोल्टिंग होती है वो कहाँ पे होती है। शाबाश, जल्दी जल्दी। शाबाश, आप कुछ बता रहे हैं क्या? मेरे को वॉइस नहीं सुनाई दे रहा आपका। चले महफूज, MAHFUJ, बताओ बेटा फर्स्ट दो मोल्टिंग कहाँ पे होती है? सर इंटेस्टाइन में होती है सर। इंटेस्टाइन में होती है। हाँ सर। नफीसा फर्स्ट दो मोल्टिंग कहाँ पे होती है बेटा? सर स्मॉल इंटेस्टाइन में और उसके बाद हम्म, लिवर में। रहमान फर्स्ट दो मोल्टिंग कहाँ पे होती है बेटा? शाबाश। लास्ट क्लास में बताया था बेटा, अडल्ट फर्टिलाइज्ड एग को रिलीज करता है, पहली दो मोल्टिंग एग के अंदर होती है। एग शेल जो होता है बेटा, एग शेल के अंदर फर्स्ट दो मोल्टिंग्स की जाती है, फिर उन्हें स्वेलो किया जाता है, ठीक है ना। चले स्वेलो करने के बाद बेटा मेरे को बताइए, रेडमी 5 जो है, नाम पता नहीं क्या रखा है, तो मेरे को फटाफट बताइए बच्चा, आफ्टर टू मोल्टिंग, जब पहली दो मोल्टिंग हो जाती है फिर उनको ह्यूमन बींग स्वेलो करता है, स्वेलो करने के बाद क्या होता है? शाबाश। इससे पता चलता है बेटा आप कितना पढ़ते हैं, ठीक है ना, और आपके आने वाले 2 साल कैसे निकलने वाले हैं वो अभी पता चलता है। सिंपल सी चीजें पूछ रहा हूँ वो भी आपको नहीं पता है। चले आप में से कोई इस क्वेश्चन का आंसर कर सकता है, जब हम उनको स्वेलो करते हैं, स्वेलो करने के बाद क्या होता है? चले इधर समझ आ रहा है मेरे को आप कैसे पढ़ रहे हैं। चले हमारा टाइम ही वेस्ट होगा, वैसे भी टाइम वेस्ट ही हो रहा है, बिकॉज अगर आपको ये चीजें पता नहीं है क्लास लेने के बाद भी, ठीक है, दैट मीन्स आपकी पढ़ाई नहीं हो रही, आपका बस यहाँ पर टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है ना। और टाइम वेस्ट आप खुद कर रहे हैं, उसके पीछे किसी का और का हाथ या कोई और रीजन नहीं है बच्चा। और इधर से पता चलता है कि आगे आने वाले 2 सालों में आप कितना आगे बढ़ेंगे और आप अपने माँ बाप का पैसा कहाँ पे यूज कर रहे हो और कैसे यूज कर रहे हो। सो दिस क्लियरली शोज बेटा कि आप अपने माँ बाप का पैसा सही ढंग से यूज नहीं कर रहे, ठीक है ना। इधर ही पता चलता है कि आप कैसे इंसान है, आप कैसे स्टूडेंट है, और आप कैसे सन और डॉटर है बेटा। बिकॉज सिंपल चीज है, अगर आपको इतनी मेहनत कराया जा रहा है, घर पे बैठे बैठे आप पढ़ रहे हैं और फिर भी आप नहीं पढ़ पा रहे, कल जब ऑफलाइन क्लासेस शुरू होगी तो एक्सपेक्टेड है बेटा कि आप कुछ और नहीं पढ़ेंगे। जो 24 आवर्स में नहीं पढ़ेगा तो वो 12 आवर या 8 घंटे में क्या पढ़ेगा, वो ऑफकोर्स कुछ नहीं पढ़ेगा। चलिए हम अपना सिलेबस खत्म करते हैं, ठीक है ना। तो हमने फाइलम प्लेट हेलमेंट्स एंड निमेट हेलमेंट्स लास्ट क्लास में शुरू खत्म किया था। आज हम नेक्स्ट फाइलम शुरू करने वाले हैं, फाइलम का नाम है फाइलम एनालीडा, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं
कि इस फाइलम को हम एनालिडा क्यों बोलते हैं बेटा, व्हाई दिस फाइलम इज नेम्ड एज एनालिडा बेटा। तो अगर आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, आपके पास 4 पिक्चर्स यहाँ पे दिखाई दे रही है, स्क्रीन के ऊपर 4 पिक्चर्स क्लियरली दिखाई दे रही होगी। तो मेरे को बताइए इन 4 पिक्चर्स में क्या आपको इन 4 एनिमल्स के अंदर या इन 4 एनालिड्स के अंदर सेगमेंटेशन दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है शाबाश, सर। ऑफ कोर्स दिखाई दे रहा है बेटा। ठीक है, आप इधर देख लीजिए, आपको क्लियरली यहाँ पे ऐसे लाइंस दिखाई दे रही है, तो ये सेगमेंटेशन है। इधर तो और ज्यादा क्लियर से दिखाई दे रही है, लाइंस दिखाई दे रही है, ये सेगमेंटेशन है। इधर भी ये लाइंस दिखाई दे रही है बेटा क्लियरली, दिस इज आल्सो सेगमेंटेशन। तो यहाँ तो कुछ ज्यादा बेटर तरीके से दिखाई दे रहा है। तो ये एक सेगमेंट है, ये दूसरा सेगमेंट है, ये तीसरा सेगमेंट है, ये चौथा सेगमेंट, ठीक है ना। तो मतलब एनालिड्स के अंदर बेटा अगर आप देखेंगे, दे आर द एनिमल्स जिनकी बॉडी सेगमेंटेड होती है या जिनकी बॉडी में आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स बेटा। इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। याद रखना बेटा, वर्म किसी भी ऐसे एनिमल को बोलते हैं जो इलोंगेटेड होगा और सिलेंड्रिकल होगा। मतलब जो लंबा होगा, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये लंबा है और सिलेंड्रिकल आकार का है बेटा, गोल आकार का है, ऐसे एनिमल्स को हम वर्म्स बोलते हैं। सो बिकॉज इन वर्म्स, जो आप यहाँ पे 4 वर्म्स देख रहे हैं बेटा, इनकी बॉडी में बॉडी सेगमेंटेड है, बॉडी के छोटे छोटे हिस्से हुए हैं। सो दैट्स व्हाई बेटा एनालिड्स आर आल्सो कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स बेटा। इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स का भी नाम देते हैं। मतलब प्लेट हेलमिंथ को हमने फ्लैट वर्म बोला, नेमेटिक हेलमिंथ को हमने राउंड वर्म बोला, एंड एनालिड को हम क्या बोलते हैं? एनालिड को हम सेगमेंटेड वर्म बोलते हैं। तो ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अब होता क्या है बच्चा इनके अंदर, कि अगर मैं इस पिक्चर को थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं यहाँ पे, ठीक है ना, इसको हम देख लेते हैं। तो होता क्या है बेटा इन एनिमल्स के अंदर, की जो बॉडी होती है ना, वो तो सेगमेंटेड होती है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हो गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये बॉडी का एक सेगमेंट है, ठीक है। अगर मैं इसको हाईलाइट कर दूं, ये बॉडी का आपको एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ठीक है। दिस इज सेगमेंट 1 बेटा। अगर हम इसको नाम दे तो दिस इज सेगमेंट 1। फिर बॉडी का दूसरा सेगमेंट दिखाई दे रहा है, दिस इज सेगमेंट 2 बेटा। फिर बॉडी का और एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, फॉर एग्जांपल दिस इज सेगमेंट 3। तो मतलब यहाँ पे आपको बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। हर पार्ट को, जो बॉडी के सेगमेंट आप देख रहे हैं ना, हर सेगमेंट को बेटा इन केस ऑफ एनालिड हम क्या बोलते हैं? इसको हम मेटामर बोलते हैं बेटा। एवरी सेगमेंट इन द बॉडी इज कॉल्ड एज मेटामर। जैसे ये मेटामर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। सो दीज आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, दो मेटामर्स के बीच में आपको एक गैप दिखाई देता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इधर आपको ये गैप क्लियर दिखाई दे रहा है, ये मेटामर फॉर एग्जाम्पल 1 है, तो ये मेटामर 1 है बेटा, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये मेटामर 1 है, ठीक है ना। ये मेटामर 2 है बेटा, इसको भी मैं हाईलाइट करता हूँ। और दो मेटामर के बीच में आपको ये जो गैप दिखाई दे रहा है, ये वाला गैप बेटा, ठीक है ना। ये गैप किस आकार का होगा? चलो आप मेरे को इस पिक्चर को देख के बताइए। अगर मेटामर जो है, अगर ये एनिमल बेटा सिलेंड्रिकल आकार का है, तो मेटामर भी किस आकार का होगा? सिलेंड्रिकल आकार का होगा, ट्रायंगल आकार का होगा, या स्क्वायर आकार का होगा? किस आकार का होगा बेटा, किस शेप का होगा? सिलेंड्रिकल सर। सिलेंड्रिकल शेप का होगा बेटा, ठीक है। अब ये दो सिलेंड्रिकल मेटामर्स के बीच में ये जो आपको गैप दिखाई दे रही है ना, ये जो आपको इन बिटवीन स्पेस दिखाई दे रही है, ये भी किस आकार की होगी बेटा? सिलेंड्रिकल। तो हम बोल सकते हैं ये भी रिंग आकार का है, बिकॉज अगर बॉडी रिंग आकार की है तो मेटामर भी रिंग आकार का होगा। और मेटामर अगर रिंग आकार का है तो उसके बीच जो आप ये गैप देखने को मिल रही है ना, ये गैप भी किस आकार की होगी? ये भी रिंग आकार की ही होगी बेटा। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है ना बिटवीन द टू मेटामर्स बेटा, ठीक है ना, दिस गैप इज कॉल्ड एज एन्यूलाई। इसको हम एन्यूलाई बोलते हैं, और इसे हम एन्यूलस बोलते हैं बेटा। एन्यूलाई बोलते हैं और एन्यूलस बोलते हैं। तो मतलब ये हुआ बच्चा कि जिन एनिमल्स को यहाँ पे हम देख रहे हैं, जो ये 4 एनिमल आपको दिखाई दे रहे हैं, इसके बाद भी और भी एनिमल्स हम देखेंगे। इन एनिमल्स की बॉडी में आपको बॉडी सेगमेंट्स दिखाई देते हैं। दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे लिख दे इसे, सो दीज सेगमेंट्स, इन सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं? दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स। इनको हम मेटामर्स बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। दो मेटामर के बीच में आपको एक गैप दिखाई देता है, आपको एक डिप्रेशन दिखाई देता है। उस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं? उसे हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा, या एन्यूलस बोलते हैं, या एन्यूलस बोलते हैं बच्चा। सो दोज एनिमल्स जिनकी बॉडी के अंदर छोटी छोटी रिंग्स पाई जाती है, स्मॉल रिंग्स पाई जाती है, लिटिल रिंग्स पाई जाती है, दीज रिंग्स आर कॉल्ड एज एन्यूलाई और एन्यूलस बेटा। और जिन एनिमल्स के अंदर बॉडी में एन्यूलाई और एन्यूलस देखने को मिलेगा, सच एनिमल्स आर कॉल्ड एज
एनालीड्स बेटा, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम एनालीडा बोलते हैं। तो मतलब वर्ड एनालीडा जो है या नेम एनालीडा जो है बेटा, वो इनको कैसे पढ़ा, इनको हमने एनालीड कहना क्यों शुरू कर दिया। एनालीड बेटा इनको इसलिए बोला जाता है बिकॉज इनकी बॉडी में मेटामर्स होते हैं और दो मेटामर के बीच में रिंग लाइक स्ट्रक्चर पाया जाता है, या स्मॉल रिंग पाई जाती है, जिस रिंग को हम क्या बोलते हैं, एन्यूलाई और एन्यूलस बोलते हैं बच्चा। सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एन्यूलाई और एन्यूलस दिस फाइलम इज नेम्ड एज एनालीडा बेटा। तो इसके बेसिस पे इसको क्या नाम पड़ा है, एनालीडा का नाम पड़ा है। समझ आया कि नहीं समझ आया, ये क्लियर हुआ व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनालीडा? यस सर। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? नो सर। चल नेक्स्ट चीज, अब एनालीडा जो है बेटा आल्सो कॉल्ड एज, अच्छा एनालीडा को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, दे आर आल्सो कॉल्ड एज, शाबाश अभी बोला था बेटा, दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स, सेगमेंटेड वर्म। सेगमेंटेड वर्म्स बेटा, वेरी गुड। नेक्स्ट याद रखेंगे, ये जो वर्ड एनालीडा है या जो फाइलम एनालीडा जो है बेटा, इसको देने वाला साइंटिस्ट जो था उसका नाम था लैमार्क बेटा। तो लैमार्क साइंटिस्ट ने क्या किया, एस्टेब्लिश किया द फाइलम एनालीडा और द वर्ड एनालीडा बेटा। और हमारी धरती के ऊपर अभी प्रेजेंट में कम से कम 16,500 स्पीशीज है, किसकी, एनालीड्स की बच्चा। तो याद रखेंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करूंगा आपसे बिकॉज हमने प्रीवियस नॉलेज के बेसिस पे ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। आई होप बेटा आप इन क्वेश्चंस का सही से आंसर करेंगे। तो मेरे को बताइए बच्चा, एनालीड्स जो होते हैं बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, रेडियली सिमेट्रिकल होते हैं कि एसिमेट्रिकल होते हैं? बायलैटरली सिमेट्रिकल, बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, वेरी गुड। ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक बेटा? ट्रिप्लोब्लास्टिक, प्लास्टिक, एसिलोमेट, सूडोसिलोमेट और यूसिलोमेट बेटा? ट्रू सिलोमेट। यूसिलोमेट इज आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सिलोमेट, याद रखिए। ट्रू सिलोम को हम यूसिलोम भी बोलते हैं बेटा, ये डरना मत इससे, ठीक है ना। चले सेगमेंटेशन, सूडो मेटामेरिज्म, ठीक है ना, स्ट्रोबाइलेशन और मेटामेरिज्म बेटा? मेटामेरिज्म। अब मैंने आपको ऑलरेडी बताया बेटा, मेटामेरिज्म का मतलब क्या होता है, मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन बेटा ऐसी सेगमेंटेशन होती है जहाँ पे बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड हो और अंदर से भी सेगमेंटेड हो। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चा, आपको बॉडी क्लियरली बाहर से सेगमेंटेड दिखाई दे रहे। तो ये सेगमेंटेशन खाली निमेट हेलमेंट्स की तरह बेटा बाहर से नहीं है। निमेट हेलमेंट्स के अंदर सेगमेंटेशन खाली बाहर से देखने को मिलता था, लेकिन अंदर से कोई सेगमेंटेशन नहीं था। लेकिन अगर आप एनालीड की बात करेंगे, मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक एनालीड है हमारे पास बेटा, समझने के लिए ऐसे समझ लेते हैं, ये एक एनालीड है हमारे पास, ठीक है ना, और हम बोल रहे हैं कि एनालीड की बॉडी सेगमेंटेड है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये है बच्चा कि आपको बॉडी में डिप्रेशन बाहर से दिखाई देगा, जैसे ये डिप्रेशन आपको बाहर से दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो मतलब बॉडी इज एक्सटर्नली सेगमेंटेड बेटा, बॉडी में आपको अलग अलग पार्ट्स, अलग अलग सेगमेंट्स बाहर से दिखाई दे रहे हैं। अगर ये सेगमेंटेशन अंदर से नहीं है, आप देख सकते हैं अंदर से कॉमन स्ट्रक्चर है भी बेटा, तो सेगमेंटेशन अंदर से नहीं है, ऐसी सेगमेंटेशन को हम सूडो मेटामेरिज्म बोलते हैं या स्ट्रोबाइलेशन बोलते हैं। और सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं बेटा, सेगमेंट्स को हम स्ट्रोबिलाई बोलते हैं और प्रोग्लॉटेड बोलते हैं। लेकिन इमेजिन कर लो बेटा, ऐसा हुआ कि बॉडी तो बाहर से सेगमेंटेड थी ही, लेकिन अंदर से भी बॉडी में क्या हो गया बेटा, सेप्टम डेवलप हुआ और बॉडी अंदर से भी सेगमेंटेड है। मतलब सेगमेंटेशन बाहर से भी दिखाई दे रहा है और अंदर से भी रियलिटी में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है। और बॉडी जिन सेगमेंट्स में डिवाइड हो रही है ना, दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा, इन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं। एंड ऐसी सेगमेंटेशन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम मेटामेरिज्म बोलते हैं बच्चा। समझ आया बात, क्लियर हुआ ना? हाँ सर। ठीक है। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किसका कैरेक्टर होता है, ये एनालीडा का कैरेक्टर होता है। तो एनालीडा मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स होते हैं। और अगर आपको याद हो बच्चा, मैंने और भी एक चीज बताई थी आपको कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन का और एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये बॉडी के 3 मेटामर है, ठीक है ना। तो अगर इस मेटामर के अंदर बेटा ब्लड वेसल है, तो यहाँ पे भी सेम ब्लड वेसल होगा, यहाँ पे भी सेम ब्लड वेसल होगा। अगर यहाँ पे बेटा नर्व कॉर्ड है, यहाँ पे भी सेम नर्व कॉर्ड होगा, यहाँ पे भी सेम नर्व कॉर्ड होगा बेटा। अगर यहाँ पे नेफ्रीडिया है, नेफ्रीडिया एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर होता है बेटा, तो यहाँ पे भी नेफ्रीडिया होगा, यहाँ पे भी नेफ्रीडिया होगा बेटा। समझ रहे ना? अगर बॉडी में बेटा बाहर से कोई मान लो फॉर एग्जांपल लोकोमोटरी स्ट्रक्चर है, फॉर एग्जांपल पैरापोडिया है, तो यहाँ पे भी पैरापोडिया होगा, इधर भी सेम पैरापोडिया होगा, इधर भी सेम पैरापोडिया होगा। मतलब मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है बेटा, इंपॉर्टेंट फीचर ये होता है कि हर सेगमेंट के अंदर
बॉडी के ऑर्गन्स रिपीट किए जाते हैं बेटा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, रेपिटेशन रेपिटेशन एंड रेपिटेशन, अगेन नेफ्रीडिया रेपिटेशन रेपिटेशन एंड रेपिटेशन। तो बॉडी के ऑर्गन्स बाहर से भी रिपीट हो रहे हैं और अंदर से भी रिपीट हो रहे हैं। दिस इज कॉल्ड एज, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसको हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं बेटा। तो सीरियल होमोलॉजी कहाँ पे देखने को मिलती है, एनालिडा में देखने को मिलती है। और अगर आप सीरियल होमोलॉजी दिखाना चाहते हैं तो सीरियल होमोलॉजी दिखाने के लिए आपके पास कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए बेटा। पहला फीचर ये होना चाहिए कि बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड होनी चाहिए। दूसरा फीचर ये होना चाहिए बेटा कि बॉडी के अंदर ऑर्गन्स रिपीट होने चाहिए हर एक सेगमेंट में, मतलब सेम टाइप ऑफ ऑर्गन बेटा आपको हर सेगमेंट में देखने को मिलेगा। एंड थर्ड बेटा, बॉडी के अपेंडेज जो है, अपेंडेज मतलब लोकोमोटरी स्ट्रक्चर जो है, वो बाहर से भी क्या होने चाहिए, रिपीट होने चाहिए बच्चा। तो अगर ये तीन फीचर्स आपके पास है तो दैट मीन्स बेटा आप किसकी बात कर रहे हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन की बात कर रहे हैं। और मेटामेरिक सेगमेंटेशन किस में देखने को मिलता है, एनालिडा के अंदर देखने को मिलता है। क्लियर हो गया, ये समझ आया। तो पहले आपने याद रखा व्हाई दिस इज कॉल्ड एज एनालिडा। सेकंड आपने याद रखा बेटा व्हाई दे आर कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स। थर्ड आपने याद रखा लेमार्क का नाम। फोर्थ आपने याद रखा 16,500 स्पीशीज देखने को मिलते हैं। फिफ्थ आपने याद रखा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। सिक्स्थ आपने याद रखा बायलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं। सेवेंथ आपने याद रखा ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। और ये भी याद रख लेना बेटा, इनका जो ट्रू सीलोम होता है ना, ठीक है, ट्रू सीलोम इज आल्सो कॉल्ड एज यूसिलोमेट बेटा। वो किस टाइप का होता है, वो शाइजोसिलिक होता है बेटा। पढ़ा है हमने बेटा इसको, शाइजोसीलोम एंड एंटीरियोसीलोम, अगर आपको अच्छे से याद हो बच्चा, तो इनके अंदर शाइजोसीलोम पाया जाता है। मतलब एवोल्यूशन के अंदर बेटा वो एनिमल्स जिनके अंदर सबसे पहले ट्रू सीलोम बना वो कौन थे, वो एनालिड्स थे बेटा। बिकॉज इससे पहले हमने सूडोसीलोम देखा था, बट ट्रू सीलोम इज फर्स्ट ऑफ ऑल इन द एवोल्यूशन फॉर्म्ड इन एनालिड्स। और वो कौन सा सीलोम था बेटा, ट्रू सीलोम, वो शाइजोसीलोम था बेटा। तो ये भी याद रखना है। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, बाद में हम पढ़ेंगे भी बेटा पॉइंट्स को अलग से। तो ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो रही है मैं क्या बता रहा हूँ, दिस इज क्लियर। Yes, sir. चले, अब मेरे को बताइए बेटा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। Organ system level of organ. organ ट्यूब system विद इन ट्यूब बॉडी प्लान और बॉडी ब्लाइंड सेक बॉडी प्लान। Tube within tube, भाई sir. जल्दी जल्दी, ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड सेक, जल्दी जल्दी बता बच्चा, ट्यूब विद इन ट्यूब होगा कि ब्लाइंड सेक होगा। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए आंसर करने में। ट्यूब विद इन ट्यूब और ब्लाइंड सेक, Tube within tube, sir. ट्यूब विद इन ट्यूब होगा बेटा। ऑलरेडी तो पढ़ चुके हैं ना इस चीज को, ठीक है, इसलिए मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन दिस बच्चा। इनके अंदर क्या पाया जाता है, ट्यूब विद इन, सिंपल सी बात है यार, निमेट हेलमेंथा में क्या था, ट्यूब विद इन ट्यूब था ना, तो ऑटोमेटिकली बेटा इसमें भी क्या होगा, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान होगा। समझ आ रहा है ना। अगर यहाँ पे ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान है तो बताओ बेटा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट होगा कि इनकम्प्लीट होगा। Complete, sir. माउथ एंड एनएस दोनों प्रेजेंट होंगे कि दो में से एक एब्सेंट होगा, दोनों दोनों present. प्रेजेंट होगा। दोनों प्रेजेंट होंगे बेटा, ठीक है ना। चले, इसके अलावा आप और एक चीज याद रखेंगे कि इनका जो सीलोम होता है, आपने सीलोम के बारे में पहली चीज जैसे फॉक्सम इधर में समझा देता हूँ, मान लीजिए फॉक्सम बच्चा ऐसे समझ लेते हैं कि ये इनका बॉडी वॉल है ना, ये बॉडी वॉल मान लेते हैं, ठीक है, और ये इनका गट वॉल है बेटा, एलिमेंट्री कैनल है, ठीक है ना। अब बॉडी वॉल के अंदर भी अगर मैं सीधे कलर यूज कर लूं तो बॉडी वॉल के अंदर भी मेसोडर्म है, बॉडी वॉल के अंदर भी मेसोडर्म है, एंड गट वॉल के बाहर भी मेसोडर्म है बेटा, गट वॉल के बाहर भी मेसोडर्म है। तो ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, ट्रू सीलोम बोलते हैं, ऑलरेडी आपको ये पता है, ठीक है ना। अब फिर सीलोम बेटा डिवीजन से बनेगा कि स्प्लिटिंग से बनेगा, उसके बेसिस पे या तो वो शाइजोसिलिक होगा या तो वो एंटीरोसिलिक होगा, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन अब मैं जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ ना, वो आपको याद रखना बच्चा, दैट कि ये जो कैविटी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, दिस बॉडी कैविटी विल नाउ बी कॉल्ड एज सीलोम। ये आपको ऑलरेडी पता है बेटा, इसको हम अभी सीलोम बोलेंगे। अब इन केस ऑफ एनालिड्स जो होते हैं ना, एनालिड्स में ये सीलोम जो होता है बेटा, इसमें कोई टिश्यू विश्यू नहीं होता है। जैसे हमने निमेट हेलमेंट्स के अंदर देखा था सूडोसिलोमिक फ्लूइड होता है, प्लेट हेलमेंट्स के अंदर देखा था पैरेनकाइमल फ्लूइड होता है। तो यहाँ पे बेटा इस सीलोम के अंदर क्या होता है, फ्लूइड भरा जाता है, ठीक है ना। एंड दैट फ्लूइड इज, जैसे इमेजिन कर लिए येलो कलर से मैं फ्लूइड शो कर रहा हूँ, फ्लूइड का मतलब बेटा लिक्विड शो कर रहा हूँ। एंड इस लिक्विड को बेटा जो एनालिड्स के अंदर पाया जाता है इन द सीलोम,
दिस इज कॉल्ड एज सीलोमिक फ्लूइड बेटा, इसे हम सीलोमिक फ्लूइड नाम देते हैं। तो मतलब सीलोम इज फिल्ड विथ सीलोमिक फ्लूइड बेटा। यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, सीलोमिक फ्लूइड देखने को मिलता है। और इस सीलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या पाई जाती है, अलग अलग प्रकार की सेल्स पाई जाती है बच्चा। तो मतलब सेल्यूलर सीलोमिक फ्लूइड देखने को मिलता है। समझ आया, यहाँ तक क्लियर हुआ ना बच्चा हाँ मेरा, सर। यहाँ तक क्लियर हुआ? चल हाँ सर। तो एक बार रीड कर देते हैं क्या हमने नोट्स में लिखा, और फिर हम वापस इस पिक्चर की तरफ आते हैं और देखते हैं पिक्चर क्या शो कर रहा है हमें। तो एनेलिडा बेटा, वर्ड एन्युलस मींस लिटिल रिंग। लिटिल रिंग का मतलब होता है जो हमने एन्युलाई बोला था, एन्युलाई होता है दो मेटामर के बीच का डिप्रेशन बेटा, दैट्स कॉल्ड एज एन्युलाई। कॉमनली कॉल्ड एज सेगमेंटेड वर्म्स बेटा, इनको हम सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं। क्यों सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं, बिकॉज इनमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। एनेलिडा फाइलम बेटा किसने एस्टेब्लिश किया, लमार्क ने एस्टेब्लिश किया। कितनी स्पीशीज होती है, 16,500 स्पीशीज होती है। एनेलिड्स बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, यूसिलोमेट। और यहाँ पे याद रखें यूसिलोमेट में कौन सा होता है बेटा, ये शाइजोसीलोम होता है, याद रखेंगे। मेटामेरिकली सेगमेंटेड होता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन क्या होता है वो मैं आपको समझा चुका हूँ बेटा। बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी सेगमेंटेड है, और बॉडी के छोटे छोटे पार्ट्स हो रहे हैं बेटा, दोस पार्ट्स आर कॉल्ड एज मेटामर्स। और हर मेटामर के अंदर बॉडी का ऑर्गन रिपीट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सीरियल होमोलॉजी बच्चा। ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान पाया जाता है। सीलोम अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा। अभी तक हमने सीलोम बहुत बार पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, मल्टीपल टाइम्स पढ़ा हुआ है, बट ट्रू सीलोम हम पहली बार पढ़ रहे हैं। हमने इसके बाद ए सीलोम पढ़ा था, इससे पहले हमने सूडो सीलोम पढ़ा था। बट ट्रू सीलोम का फॉर्मेशन सबसे पहले कहाँ हुआ एवोल्यूशन के अंदर, वो एनालिडा के अंदर हुआ बेटा, याद रखेंगे। और ट्रू सीलोम में भी पहले कौन सा सीलोम बना है, बिकॉज शाइजोसीलोम भी ट्रू सीलोम होता है और एंटीरोसीलोम भी ट्रू सीलोम होता है बच्चा, ये भी याद रखना है। शाइजोसीलोम इज आल्सो ट्रू सीलोम, एंटीरोसीलोम इज आल्सो ट्रू सीलोम बेटा। बट आउट ऑफ शाइजो एंड एंटीरो बेटा, सबसे पहले जो सीलोम बना ना वो कौन सा था, वो शाइजोसीलोम था, ये भी याद रखेंगे। हैव ट्रू सीलोम व्हिच इज लाइनेड बाय मीज, ये आपको ऑलरेडी पता है। ट्रू सीलोम कौन सा सीलोम होता है, ट्रू सीलोम बेटा हम ऐसे सीलोम को बोलते हैं जो बॉडी वॉल के अंदर से भी मेसोडर्म से लाइंड हो एंड गट वॉल के बाहर भी मेसोडर्म से लाइंड हो बेटा। अगर ये बॉडी वॉल है और ये गट वॉल है, इधर भी मेसोडर्म देखने को मिलेगा और इधर भी मेसोडर्म देखने को मिलेगा बच्चा, ये भी याद रखिए। सीलोम इज डिवाइडेड बाय ट्रांसवर्स सेप्टा इनटू कंपार्टमेंट्स। मतलब जो मैंने आपको अभी पिक्चर बताया था ना, मान लीजिए फॉक्स में ये एनालीड की बॉडी है, और एनालीड की बॉडी में बेटा अंदर से जो डिविजन्स आपको दिखाई दे रहे हैं ना, जो बॉडी को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, इस दीवार को बेटा जो बॉडी से अंदर को काट रही है ना अलग अलग सेगमेंट्स में, इस दीवार को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रांसवर्स सेप्टा बोलते हैं बेटा। मैं भी दिखाऊंगा आपको पिक्चर में, दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसवर्स सेप्टा बेटा। तो मेटामेरिक सेगमेंटेशन के अंदर बाहर से आपको देखने को मिलेगा एन्यूलाई, और अंदर से बेटा क्या देखने को मिलेगा, ट्रांसवर्स सेप्टा देखने को मिलेगा, जो बॉडी को अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है। एंड हर एक कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं, मेटामर बोलते हैं। दिस टाइप ऑफ सीलोम इज नोन एज शाइजोसीलोम बेटा। ऐसे सीलोम को हम क्या बोलते हैं, शाइजोसीलोम बोलते हैं। फिल्ड विद सीलोमिक फ्लूइड दैट कंटेन्स सेल्स, बॉडी जो होती है बेटा वो भरी रहती है, वो फिल्ड रहती है बेटा किससे, सीलोमिक फ्लूइड से। और सीलोमिक फ्लूइड के अंदर क्या पाई जाती है, सेल्स पाई जाती है बच्चों। सो दिस मच इज आई होप क्लियर टू एवरीवन बच्चा। तो ये पैराग्राफ सभी को क्लियर हो गया, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं है ना? नो सर। चलिए अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सबसे पहले समझ लेते हैं बॉडी ऑफ एनालीड बेटा। मतलब एनालीड को अगर हम देखेंगे उसकी बॉडी कैसी होती है बेटा, उसकी बॉडी का नेचर कैसे होता है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे को ये सारी पिक्चर देख के बताओ, आपने यहाँ पे 4 पिक्चर देखी, यहाँ पे 2 पिक्चर देखी बेटा, तो मेरे को ये सारी पिक्चर्स देख के बताइए बॉडी ऑफ एनालीड बेटा वर्म के समान है कि नहीं है। शाबाश, जल्दी जल्दी, इज द बॉडी ऑफ एनालीड वर्म लाइक और नॉट? शाबाश, Yes, sir. Yes, sir. ऑफ कोर्स बेटा। तो सबसे पहले आप याद रखेंगे बॉडी कैसी होती है, बॉडी वर्मिफॉर्म होती है बेटा, ठीक है ना। सबसे पहले याद रखेंगे बॉडी वर्मिफॉर्म होती है। एंड बॉडी के अंदर मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है, तो हम लिख सकते हैं बॉडी मेटामेरिक। तो पहले तो ये 2 पॉइंट्स आप याद रखेंगे कि एनालीड्स की बॉडी वर्म के समान होती है। मैंने अभी आपको बोला था वर्म समान मतलब क्या होता है, किस चीज को वर्म लाइक बोल सकते हैं बेटा। वर्म लाइक का मतलब होता है सबसे पहले बॉडी सिलेंड्रिकल होनी चाहिए, सिलेंड्रिकल होनी चाहिए बेटा, और इलोंगेटेड होनी चाहिए।
मतलब लंबी होनी चाहिए और सिलेंड्रिकल होनी चाहिए। ऐसी बॉडी को हम क्या बोलते हैं? इसको हम वर्म लाइक बॉडी बोलते हैं। प्लेटहेलमिंथा में भी यही देखा, निमेटहेलमिंथा में भी यही देखा, और एनालीड में भी आपको यही देखने को मिलता है। तो ये तो आप पहली चीज याद रखेंगे कि एनालीड्स की बॉडी वर्म के समान होती है और उसमें मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। किस चीज को हम वर्म लाइक बोल सकते हैं? जो सिलेंड्रिकल होता है और इलोंगेटेड होता है बेटा। ये पहली चीज याद रखिए। दूसरा, अच्छा आपने अर्थवर्म को कभी हाथ में पकड़ा है? अगर हाथ में पकड़ा नहीं तो एटलीस्ट देखा तो होगा ना अर्थवर्म को। अर्थवर्म Yes. को देखा है बेटा यस किसी ने? सर। आसाम के अंदर ये बहुत है बेटा, ये आसाम के अंदर बहुत देखने को मिलता है, पार्क वाक के अंदर, है ना। रनिंग हाँ करने सर। में जाता तो मेरे को बहुत दिखते थे बेटा ये पार्क्स के अंदर। तो ये भी तो आपने देखा होगा। अगर ये किसी ने नहीं देखा बेटा, जो बहुत सारे लोग आप में से घर से नहीं निकलते होंगे, अगर ये नहीं देखा तो ऑफकोर्स ये तो 100% सभी ने देखा, बिकॉज ये घर में भी मिलते हैं बारिश के टाइम पे। और अगर आप खेती वेती में जाते हैं तो फिर तो बहुत को बीच में काटा भी होगा आपने बेटा, ठीक है ना। जब हम छोटे थे, मतलब जब मैं छोटा था बेटा, जब हम अपने फादर के साथ खेत वेत में जाते थे, तो हम क्या करते थे, हम इस अर्थवर्म को पकड़ते थे। मान लीजिए मैंने ये अर्थवर्म पकड़ लिया, और फिर हमारी फिंगर होती थी ना, उंगली अगर ये है तो ये फिंगर है बेटा, ठीक है ना। हम इसको क्या करते हैं, रिंग बना लेते थे। मतलब बचपन में खेलते थे बेटा, अर्थवर्म का रिंग बना लेते थे और फिर पहन लेते थे उंगली के ऊपर। अब इसको रिंग हम तभी बना सकते हैं जब इसकी बॉडी हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी, आप खुद बताइए बेटा। ये रिंग तभी बनेगा जब इसकी बॉडी हार्ड होगी कि सॉफ्ट होगी? Soft. ऑफ कोर्स बेटा सॉफ्ट होनी चाहिए। आप समझ रहे ना। तो इन एनालिड्स में से चाहे आप इसे उठा लो, चाहे आप इसे उठा लो, चाहे आप इसे उठा लो, इसे मत उठाना बेटा, खून चूस लेगा। किसी भी एनालिड को आप उठाओगे ना, जब आप इसकी बॉडी को प्रेस करोगे, ठीक है ना, आप पाओगे बेटा कि हर एक एनालिड की बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट बॉडी होती है बेटा। तो ये सॉफ्ट आकार के एनिमल्स होते हैं, इनकी बॉडी सॉफ्ट नेचर की होती है बेटा। ये याद रखेंगे आप। समझ आया ना। तो पहले आपने याद रखा बॉडी वर्म लाइक है, बॉडी मेटामेरिकली सेगमेंटेड है, बॉडी सिलेंड्रिकल एंड एलोंगेटेड है, एंड साथ में बेटा बॉडी कैसी होती है, सॉफ्ट आकार की होती है बेटा। दे आर सॉफ्ट इन टच। इतना तो क्लियर हो गया सभी को? दिस मच इज क्लियर? Yes, sir. अब दूसरी चीज मैंने आपको बोला बेटा, यस सर। बॉडी के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है, सेगमेंट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे इमेजिन कर लीजिए ये बॉडी का एक सेगमेंट है, फॉर ये रिंग एक सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये दूसरा रिंग बेटा दूसरे सेगमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है ना। तो ये सेगमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, दे आर कॉल्ड एज मेटामर्स बेटा। इन सेगमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, इन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं। अब ये जो दो सेगमेंट्स आपको देखने को मिल रहे हैं ना, दो सेगमेंट्स के बीच में बेटा एक डिप्रेशन होता है जो इनको आपस में जोड़ के रख देता है बेटा। यहाँ पे एक डिप्रेशन होगा, ठीक है, और ये डिप्रेशन भी रिंग के समान ही होगा जो इन दो सेगमेंट्स को आपस में जोड़ देता है बेटा। इसको हम ग्रूव भी बोलते हैं। डिप्रेशन इज ऑल्सो कॉल्ड एज ग्रूव बेटा। ग्रूव का मतलब होता है डिप्रेशन। और इस ग्रूव या इस डिप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, जो हमने पहले ही पढ़ा था, इसको हम एन्यूलाई बोलते हैं। वेरी गुड। इसको हम एन्यूलस और एन्यूलाई बोलते हैं बेटा, ये याद रखेंगे। तीसरी चीज, अगर आप बॉडी के और पार्ट्स को देखेंगे, बॉडी के सेगमेंट्स को देखेंगे बेटा, हर सेगमेंट के अंदर बॉडी में ऑर्गन बाहर से भी रिपीट होगा और अंदर से भी रिपीट होगा। बाहर से मतलब बेटा लोकोमोटरी स्ट्रक्चर रिपीट होगा, और अंदर से मतलब जो बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स होंगे वो रिपीट होंगे। और इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, इसे हम नाम देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा शाबाश, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज सीरियल होमोलॉजी बेटा। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। इतना तो क्लियर हो गया ना, बॉडी कैसी है बेटा, आइडिया लग गया। दिस मच इज क्लियर? यस सर। क्लियर? चले अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूँ, वो समझ लीजिए। मैं इस अच्छा सर। डायग्राम को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिए, थोड़ा क्लियर डायग्राम है, इसको आप ध्यान से देख लेना बच्चा, ठीक है। अगर सर। ये भी किसी को समझ नहीं आया है तो वो इस डायग्राम को ध्यान से देख लो बच्चा। तो ये एक एनालीड है बेटा, ये एनालीड का इंटीरियर साइड है, ठीक है ना। इधर मैं हाईलाइट कर देता हूँ। सो दिस इज द इंटीरियर पॉइंट ऑफ एनालीड बेटा, मतलब यहाँ से इसका हेड होगा। और ये पोस्टीरियर साइड है एनालीड का बेटा, तो मतलब यहाँ पे इसकी क्या होगी बेटा, टेल और एनस होगी। तो ये पोस्टीरियर एंड है। तो ये हेड वाला रीजन है, और ये एनएस, ये माउथ वाला रीजन है, यहाँ से माउथ होगा बेटा। और ये एनएस वाला रीजन है, ये एनएस वाला रीजन, ठीक है ना। तो अगर मेरे को इन सेगमेंट्स को नंबर करना पड़े, ठीक है ना, तो मैं बता सकता हूँ बेटा ये सेगमेंट 1 है ना, ये सेगमेंट 2 है, ये सेगमेंट 3 है, दिस इज 4, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एंड 13 बेटा। तो 13 सेगमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं बॉडी के, ठीक है ना। अब ध्यान से सुन लेना मेरी बात, मैं क्या बताने वाला हूँ।
तो मेरे को बता बेटा बॉडी में कितने मेटामर आपको दिखाई दे रहे हैं? 13 मेटामर। 13 मेटामर्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, अब मैं इनमें से 13 को तो हाईलाइट नहीं कर पाऊंगा, बट जहां मेरे को क्लियरली दिख रहा है बेटा पिक्चर क्लियर, तो वहां पे मैं इसको हाईलाइट करूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने इस मेटामर को हाईलाइट कर दिया ऐसे, इसको हम कलर कर देते हैं, तो ये मेटामर 5 है बच्चा। ये मेटामर 5 हो गया, ठीक है ना। मैंने इस मेटामर को भी हाईलाइट कर दिया, ये मेटामर 6 है बेटा। ये मेटामर 6 है। तो सिमिलरली आप बाकी को भी हाईलाइट कर सकते हैं, बस हम ये दो देखेंगे। तो आपने मेटामर 5 देखा और मेटामर 6 देखा। अब मेरे को ध्यान से देख के बताओ, मेटामर 5 और मेटामर 6 के बीच में बेटा क्या आपको कोई स्पेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दिखाई दे रहा है। अगर मैं आपको इधर दिखाऊं ना, यहाँ पे बेटा ज्यादा अच्छे से दिखाई, ये देख लीजिए, ये स्पेस की मैं बात कर रहा हूँ बेटा। ये मेटामर 7 है, ये मेटामर 8 है, और बीच में देख लो बेटा ये स्पेस दिखाई दे रही है आपको, और वही स्पेस आपको इधर भी दिखाई दे रही है। इसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ये स्पेस आपको बीच में दिखाई दे रही है, जो दो मेटामर्स को बीच में जोड़ने का काम करती है बेटा, ठीक है ना। और इसी स्पेस को हम बेटा अभी तक क्या बोलते आ रहे हैं, इसी को हम क्या नाम देते हैं? एन्यूलाई। इसी को हम एन्यूलाई और एन्यूलस बोलते हैं बेटा। इतना तो क्लियर हो गया ना, मेटामर एंड एन्यूलस में क्या डिफरेंस होता है? दिस इज क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ठीक है। अब दूसरी चीज, अब मेटामर मैंने यहाँ पे आपको बोले 13 मेटामर्स, ठीक है, 13 मेटामर्स है बेटा। इमेजिन कर लीजिए मैंने क्या कर दिया, मैंने बॉडी से मेटामर 6 को बाहर निकाल दिया। फॉर एग्जाम्पल बेटा यहाँ पे हमने मेटामर 6 को बॉडी से बाहर निकाल दिया, और मैंने मेटामर 13 को बॉडी से बाहर निकाल दिया, ठीक है ना। आपको देख के हैरानी होगी बच्चा, दैट अगर मेटामर 6 के ऑर्गन्स में देखूं कि इसके अंदर कौन कौन सा ऑर्गन है, सेम टाइप ऑफ ऑर्गन मेरे को कहां पे देखने को मिलेंगे? मेटामर 13 में देखने को मिलेंगे। मतलब ऑर्गन की सिमिलरिटी मिलेगी बेटा, किसमें? मेटामर 6 में एंड मेटामर 13। मींस ऑर्गन्स रिपीट हो रहे हैं बेटा, फ्रॉम 6 to 13 और फ्रॉम 1 to 13 बेटा। इस रेपिटेशन को हम क्या बोलते हैं? दिस रेपिटेशन इज कॉल्ड एज मेटामरिज्म। नहीं, दिस रेपिटेशन इज कॉल्ड एज सीरियल होमोलॉजी सर। सीरियल होमोलॉजी बेटा। इसी को हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। समझ आई बात की नहीं समझ आई? इतना तो क्लियर हो गया? दिस मच इज क्लियर। चले अब और एक पॉइंट याद रखें। अच्छा मेरे को बताइए, जब इस एनालीड का जन्म हुआ होगा, ठीक है ना, इसके भी कोई पेरेंट रहा होगा बेटा, इसका भी कोई फादर रहा होगा, तो मेरे को बताइए जब इस एनालीड का जन्म हुआ होगा, जन्म के टाइम पे बेटा क्या ये एनालीड 13 सेगमेंट्स का रहा होगा कि इससे छोटा रहा होगा? शाबाश, जल्दी जल्दी। 13 रहा होगा सर। 13 का रहा होगा कि बेटा इससे छोटा रहा होगा? जल्दी बताइए। 13 रहा होगा। नहीं बेटा, छोटा होगा, इससे छोटा होगा बेटा, ठीक है। बिकॉज ये आप जब देख रहे हैं ना, ये एक तरीके से अडल्ट एनालीड है, ठीक है ना। अब अगर ये अडल्ट एनालीड है बेटा, तो इसका भी क्या रहा होगा बेटा? प्रीमेच्योर फॉर्म रहा होगा, छोटा फॉर्म रहा होगा, या इनडायरेक्ट फॉर्म अगर है तो लार्वा भी रहा होगा कभी ना कभी बेटा। तो मतलब किसी स्टेज में ये एनालीड क्या होगा? इससे छोटे साइज का होगा, इससे स्मॉल साइज का होगा। फॉर एग्जाम्पल बेटा ये इतना बड़ा था, 1 2 3 4 5 एंड 6 सेगमेंट्स का था। अभी ये कितने सेगमेंट्स का? अभी ये 13 सेगमेंट्स का बेटा। सो दैट मीन्स 6 के बाद बेटा अपने आप को ग्रो कराने के लिए, अपनी लेंथ बढ़ाने के लिए, इसने अपनी बॉडी के अंदर क्या करे होंगे? नए मेटामर ऐड करे होंगे और नए सेगमेंट्स ऐड करे होंगे बच्चा। आप समझ रहे हैं ना? तो यहाँ पे आपको एग्जाम के लिए याद क्या रखना है, ये एग्जाम में क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा भी गया है बेटा एम्स के अंदर, कि इन मेटामेरिकली सेगमेंटेड एनिमल्स बेटा ड्यूरिंग ग्रोथ द न्यू सेगमेंट्स आर एडेड इन बेटा। जो नए सेगमेंट ऐड होंगे, जो नए मेटामर ऐड होंगे, वो कहाँ पे ऐड होते हैं? तो याद रखना सबसे पहले वो ऐड होते हैं पोस्टीरियर साइड में बेटा। मतलब अगर मेरे को यहाँ पे 14th सेगमेंट को ऐड करना है, 13 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, अगर मेरे को 14th सेगमेंट को ऐड करना है, तो 14th सेगमेंट बेटा कभी भी एंटीरियर साइड में ऐड नहीं किया जाता है। 14th सेगमेंट कहाँ पे ऐड किया जाएगा? पोस्टीरियर साइड में ऐड किया जाएगा। और पोस्टीरियर साइड में वो कहाँ पे ऐड किया जाता है? वो ऐड किया जाता है बेटा लास्ट एंड सेकंड लास्ट सेगमेंट के बीच में। तो बताओ बेटा यहाँ पे लास्ट एंड सेकंड लास्ट सेगमेंट कौन है? 12 और 13 and 12। तो बताओ बेटा नया सेगमेंट कहाँ पे ऐड होगा? 13 के बाद या 12 के बाद?
12 के बाद। 13 के नया बाद। सेगमेंट बेटा इधर ऐड होगा, नहीं मैंने बोला बेटा नया सेगमेंट ऐड होगा लास्ट एंड सेकंड लास्ट सेगमेंट के बीच में। लास्ट सेगमेंट तो हो गया 13, सेकंड लास्ट हो गया 12, तो बीच वाला एरिया ये हो गया बेटा। तो नया सेगमेंट कहाँ पे ऐड होगा, इधर ऐड होगा। तो अगर मैं आफ्टर एडिशन ऑफ सेगमेंट काउंटिंग दोबारा से करूं, अब 12 के बाद ये 13 बनेगा, और जो अभी तक 13 था वो क्या बनेगा, वो 14 बनेगा बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया, क्लियर हुआ, Yes, ठीक है। sir. Yes, एंड sir. याद रखेंगे बेटा, दिस लास्ट सेगमेंट इज कॉल्ड एज पाई जी डीएम बेटा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। द लास्ट सेगमेंट ऑफ बॉडी इन केस ऑफ एनालिड्स बेटा इज कॉल्ड एज पाई जी डीएम बेटा, इसको हम पाई जी डीएम बोलते हैं। तो एडिशन ऑफ न्यू मेटामर्स ऑलवेज ऑकर्स, शाबाश, नियर पाइजिडियम और बिफोर पाइजिडियम बेटा, आप ऐसे याद रख सकते हैं। क्लियर हो गया ना, समझ आया? यस सर। Yes, sir. चल ले, अब और एक चीज याद है, इसको मैं हटा देता हूँ पहले। तो ये तो था बॉडी ऑफ एनालिड। तो बॉडी ऑफ एनालिड में आपने क्या क्या याद रखा, फटाफट बताइए। बॉडी सॉफ्ट एंड elongated, body vermiform and metameric, body cylindrical, body divided into metamers, body have annuli बेटा। बॉडी में सीरियल होमोलॉजी देखने को मिलती है, और नए सेगमेंट्स ऐड होते हैं पोस्टीरियर एंड पे, इन फ्रंट ऑफ लास्ट सेगमेंट बेटा, और बिटवीन द लास्ट एंड सेकंड लास्ट सेगमेंट बेटा। ये तो क्लियर हो गया सभी को, इसमें कोई दिक्कत नहीं है किसी को? दिस मच इज डन। Yes, sir. चलिए, अब और एक चीज याद रखिए बेटा, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इमेजिन कर लेते हैं हमने इस एनालिड को बेटा काट दिया, मतलब इसका डायसेक्शन कर दिया। मान लीजिए हम इसको काट देते हैं, इसको डायसेक्ट करते हैं, और डायसेक्ट करने के बाद बेटा मैं इसको माइक्रोस्कोप के नीचे ले जा रहा हूँ, ठीक है। इमेजिन कर लेते हैं कि हमने क्या किया, इतने पार्ट ऑफ एनालिड को काट दिया बेटा। जैसे मैं इसको काट रहा हूँ, काटने के बाद बेटा मैं इस पर्टिकुलर पार्ट को माइक्रोस्कोप के अंदर मैग्नीफाई कर रहा हूँ बेटा। और जब मैं मैग्नीफाई कर रहा हूँ, मेरे को क्या दिखाई दे रहा है, मेरे को बॉडी वॉल ऑफ एनालिड दिखाई दे। अभी तक हम पढ़ रहे थे बॉडी ऑफ एनालिड, मतलब बाहर बाहर से। अब हम देखना चाहते हैं बेटा बॉडी वॉल ऑफ एनालिड कैसा है, मतलब इसकी बॉडी का जो आउटर पार्ट है बेटा, या इसका बॉडी का जो आउटर कवरिंग है वो किन चीजों से बना है, उसमें कौन सी सेल्स है, उसमें कौन सी मसल्स है। तो हम देखना चाहते हैं बॉडी वॉल ऑफ एनालिड बच्चा। तो जब आप एनालिड्स का बॉडी वॉल देखते हैं ना, आपको पता चलता है कि एनालिड्स की बॉडी में बेटा एक सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस देखने को मिलता है। अगर मैं रेड कलर से बना दूं तो मान लीजिए ये सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस है बेटा। एपिडर्मिस का मतलब होता है बॉडी का आउटर मोस्ट स्किन लेयर बेटा। जैसे हमारी बॉडी में स्किन है, तो इनकी भी स्किन होती है बेटा, और उस स्किन लेयर को जो उससे बाहर होती है उसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं। तो एनालिड्स की बॉडी वॉल में कितने लेयर्ड एपिडर्मिस पाया जाता है, सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पाया जाता है। पहले तो याद रखेंगे। अब इस एपिडर्मिस के अंदर बेटा कुछ स्पेशल सेल्स पाए। अब वैसे तो बहुत सारी सेल्स है, बट मैं खाली 2 सेल्स का नाम यहाँ पे लिखूंगा। तो मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं रेड से एक सेल को बना रहा हूँ एंड ब्लू से और एक सेल को बना रहा हूँ, ठीक है। ये रेड कलर्ड सेल है एंड ब्लू कलर्ड सेल्स है बेटा। फिर अगेन फॉर एग्जांपल हम ब्लू एक सेल बना लेते हैं और फिर एक रेड सेल बना लेते हैं, ठीक है ना। तो ये रेड कलर्ड सेल्स है बेटा, और ये ब्लू कलर्ड सेल्स है। तो ये रेड कलर्ड सेल यहाँ पे है। वैसे बहुत सारी सेल्स होती है, बट आपको सारी याद नहीं रखनी है, आप बस ये 2 सेल्स याद रखेंगे, ठीक है। और ये ब्लू कलर्ड सेल्स है बेटा। हम पढ़ रहे हैं बॉडी वॉल ऑफ एनालिड बेटा, मतलब जो बॉडी की कवरिंग एनालिड की वो किस से बनी है, उसको हम बॉडी वॉल ऑफ एनालिड बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ये 2 टाइप की सेल्स दिखाई दे रही, ठीक है ना। तो ये है एपिडर्मिस ऑफ एनालिड बेटा। कितने लेयर्ड है आपको दिखाई दे रहा है, सिंगल लेयर्ड है बेटा। अब इस सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस में जो है सेल्स आपको दिखाई दे रही है ना, इसमें से जो है रेड सेल है बेटा, ठीक है। हटा देते हैं इधर से। सो दिस रेड सेल इज कॉल्ड एज म्यूकस सेल बेटा, इसको हम म्यूकस सेल बोलते हैं। और ये जो ब्लू कलर की सेल आपको दिखाई दे रही है बच्चा, दिस इज कॉल्ड एज एल्ब्यूमिनस सेल, या इसको एल्ब्यूमिन ग्लैंड भी बोलते हैं। इसको म्यूकस ग्लैंड और एल्ब्यूमिन ग्लैंड भी बोलते हैं। अब ग्लैंड क्यों बोलते हैं, बिकॉज ये कुछ चीज रिलीज कर रही है बेटा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज ग्लैंड, ठीक है। बट रियलिटी में क्या होती है, सेल्स होती है बच्चा। तो म्यूकस सेल बोलो या म्यूकस ग्लैंड बोलो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है ना।
म्यूकस सेल क्या रिलीज करता है? ऑफ कोर्स बेटा ये म्यूकस रिलीज करेगा। और एल्ब्यूमिनस सेल क्या रिलीज करता है? ये एक प्रोटीन को रिलीज करता है जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। ध्यान से सुन लेना इस बात को। ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन क्या करता है? ये एपिडर्मिस के ऊपर बेटा एक लेयर बना लेता है। जैसे ये देख लीजिए, इसने लेयर बना लिया एपिडर्मिस के ऊपर। तो इसने एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर बना लिया बेटा, ठीक है ना, ऐसे। दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल बेटा। इस लेयर को हम क्यूटिकल बोलते हैं। और ध्यान से देख लो, क्यूटिकल की लेयर में बीच बीच में गैप आपको देखने को मिल रहा है, और इसी गैप से क्या आएगा? म्यूकस बाहर आएगा। और म्यूकस जब बाहर आएगा बेटा, वो बाहर से किसको कवर करेगा? क्यूटिकल को कवर करेगा बेटा। सो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ म्यूकस। अच्छा मेरे को बताइए, जब आपने कभी जिंदगी में अर्थवर्म को देखा होगा, अर्थवर्म की बॉडी बेटा ड्राई होती है कि वेट होती है? वेट। और वेट क्यों होती है वो? रीजन क्या बेटा वेटनेस का? वेटनेस का रीजन ये है कि उसकी बॉडी का जो क्यूटिकल लेयर है, जो प्रोटीन एल्ब्यूमिन से बना हुआ है, याद रखना है बेटा, एल्ब्यूमिनस सेल क्या रिलीज करती है? ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन को रिलीज करती है, ठीक है ना, एल्ब्यूमिन प्रोटीन को रिलीज करती है। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन से क्या बनता है? क्यूटिकल की लेयर बनती है बेटा। ये हार्ड लेयर होती है, फ्लेक्सिबल लेयर होती है, एंड वाटर इम्परमेबल लेयर होती है। मतलब ये हार्ड होगी बेटा, एंड हार्ड के साथ साथ फ्लेक्सिबल भी होगी, आप इसको मोड़ सकते हैं। एंड ये वाटर को अंदर आने नहीं देते बेटा, ये वाटर इम्परमेबल लेयर होती है। सो दिस लेयर इज कॉल्ड एज क्यूटिकल। अब ये क्यूटिकल गीला क्यों दिखता है? ये गीला इसलिए दिखता है बेटा हर एक एनालिड के अंदर, बिकॉज इसके ऊपर हमेशा किसकी लेयर पाई जाती है? म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और वो म्यूकस कहाँ से आता है? वो म्यूकस सेल से आता है। तो पहली चीज तो आप यही याद रखेंगे कि बॉडी वॉल ऑफ एनालिड जो होता है बेटा, वो पतला होता है, वो मॉइस्ट होता है, वो गीला होता है बेटा। और मॉइस्ट किस वजह से होता है? बिकॉज ऑफ म्यूकस बेटा, ठीक है ना। और उसके ऊपर क्यूटिकल पाया जाता है, और वो क्यूटिकल कहाँ से आता है बेटा? वो एल्ब्यूमिनस सेल से आता है, बिकॉज ऑफ प्रोटीन जिसको हम एल्ब्यूमिन बोलते हैं। और एनालिड्स के पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये है बच्चा कि उनके पास कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन नहीं है। ऑल्दो कुछ में गिल मिलता है, लेकिन नॉर्मली कोई रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है। तो फिर वो सांस कहाँ से लेते हैं? फिर वो रेस्पिरेशन कहाँ से करते हैं? वो इसी एपिडर्मिस से रेस्पिरेशन करते हैं बेटा। मतलब एपिडर्मिस के थ्रू ऑक्सीजन अंदर आएगा एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। तो हम शॉर्ट में बता सकते हैं, एनालिड बेटा स्किन के थ्रू क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं बच्चा। समझ आया ना? तो बिकॉज स्किन के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है, इसी वजह से बेटा हमें इस लेयर को गीला रखना पड़ता है। गीला इसलिए बेटा बिकॉज ऑक्सीजन सबसे पहले आके इधर ही डिसॉल्व होगा, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलने से पहले बेटा इधर ही डिसॉल्व होगा। तो डिसोल्यूशन के लिए बेटा और डिफ्यूजन के लिए हमें इस लेयर को क्या करना पड़ता है? वेट रखना पड़ता है या मॉइस्ट रखना पड़ता है बच्चा। इतना क्लियर हुआ? दिस मच इज क्लियर? यस सर। चले अब इसके नीचे क्या है तो वो भी देख लेते हैं एक बार फटाफट हम। अब एपिडर्मिस के नीचे क्या होती है बेटा? एपिडर्मिस के नीचे मसल्स होती है बेटा, ठीक है ना। तो याद रखेंगे एनालिड्स के अंदर दो प्रकार की मसल्स पाई जाती है। ये तो एक लेयर ऑफ मसल हो गया, और ये दूसरा लेयर मसल का हो गया बेटा, ठीक है ना। ये दूसरा लेयर हो गया। दिस इज कॉल्ड एज सर्कुलर मसल एंड दिस इज कॉल्ड एज लॉन्जिट्यूडिनल मसल बेटा। तो याद रखेंगे, माइक ऑफ कर दो बेटा प्लीज, माइक किसी का ऑन है। तो आपने याद रखा ओवरऑल, अगर मैं इसको सिंपलीफाई कर दूं ना, ओवरऑल आपको क्या याद रखना है कि बॉडी वॉल ऑफ एनालिड में क्यूटिकल होता है, क्यूटिकल के नीचे एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस के नीचे सर्कुलर मसल होता है, सर्कुलर मसल के नीचे लॉन्जिट्यूडिनल मसल होता है बेटा, ठीक है ना। और ये जो मसल्स आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, सर्कुलर हो या लॉन्जिट्यूडिनल हो, दीज मसल्स आर स्मूथ इन नेचर बेटा। ये स्मूथ मसल्स होती है। अब बताओ फटाफट मेरे को, स्मूथ मसल किस मसल को बोलते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मसल। नहीं, सर्कुलर भी स्मूथ है, लॉन्जिट्यूडिनल भी स्मूथ है बेटा, बट स्मूथ मसल किसे बोलते हैं? आपने 10th में पढ़ा होगा। स्मूथ मसल्स बेटा वो मसल्स होते हैं विच आर इनवॉलंटरी बेटा। इनवॉलंटरी का मतलब हुआ ये हमारे विल में नहीं होती है बेटा, ये हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे मेरा मन कर रहा है बेटा अपना हाथ को कॉन्ट्रैक्ट करने का, तो जैसे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ मुझे हाथ कॉन्ट्रैक्ट करना है, तो मैं कॉन्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। मेरा मन कर रहा है बेटा अपनी लेग को रिलैक्स करने का, तो मैंने सोच लिया हाँ लेग को रिलैक्स करना है, जैसे मैं रिलैक्स करूंगा मेरी लेग की मसल्स भी रिलैक्स हो जाएगी। सो दीज मसल्स आर कॉल्ड एज वॉलंटरी मसल्स बेटा। वॉलंटरी मतलब जो हमारे कंट्रोल में होती है, वो कब कॉन्ट्रैक्ट करेगी और कब रिलैक्स करेगी वो हमारे कंट्रोल में होता है। इनको हम वॉलंटरी बोलते हैं या स्केलेटल मसल्स बोलते हैं बेटा। दे आर आल्सो कॉल्ड एज स्केलेटल मसल्स।
लेकिन आप में से बेटा कोई ऐसा कर सकता है कि मान लो आपने हार्ट को बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट करो, रिलैक्स करो, और हार्ट आपकी सुन रहा है और वो जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स करना शुरू कर रहा है, ऐसा होता है क्या? शाबाश, होता है ऐसा? नहीं सर। आप अपने पेट को बोल रहे हो, अपने स्टोमक को बोल रहे हो कि जल्दी जल्दी बेटा डाइजेशन कर लो, आप अपने इंटेस्टाइन्स को बोल रहे हो बेटा जल्दी जल्दी एब्जॉर्प्शन कर रहे हो, और आपकी इंटेस्टाइन की सेल्स आपकी सुन रही है और वो एब्जॉर्प्शन की रेट बढ़ा रही है बेटा, ऐसा हो सकता है? नहीं सर। नहीं सर। नहीं हो सकता। ठीक है, तो वो मसल्स बेटा जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती, उनको कंट्रोल डायरेक्टली ब्रेन करता है बेटा, बिना हमारे विल के, ठीक है, बिना हमारे सोच के बेटा। ऐसी मसल्स को हम क्या बोलते हैं? इनको हम इनवॉलंटरी मसल्स बोलते हैं और स्मूथ मसल्स बोलते हैं। तो याद रख लेना बेटा, एनालिड्स के अंदर जो भी मसल है, चाहे वो सर्कुलर है चाहे वो लॉन्जिट्यूडनल है बेटा, ऑल द मसल्स इन एनालिड्स आर स्मूथ इन नेचर बेटा। सारी मसल्स एनालिड्स की कैसी होती है? स्मूथ मसल्स होती है। समझ गए ना? इतना इतना समझ आया? यस सर। हाँ सर। चलिए तो देख लेते बेटा यहाँ पे एनालिड्स में भी एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल, ये एक्वेटिक भी होते हैं और टेरेस्ट्रियल भी होते हैं। जनरली फ्री लिविंग, मोस्टली बेटे फ्री लिविंग होते हैं, बट पैरासाइट्स भी देखने को मिलते हैं बच्चे, ठीक है ना। जैसे अर्थवर्म फ्री लिविंग है, लेकिन लीच जो होती है बेटा वो पैरासिटिक होती है, तो दोनों फॉर्म्स देखने को मिलती है। बॉडी ऑफ एनालिड की बात करें बेटा तो बॉडी वर्मिफॉर्म होती है एंड मेटामेरिक होती है, सॉफ्ट एंड एलोंगेटेड होती है, सिलेंड्रिकल और फ्लैटेनेड होती है, डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स, जिन सेगमेंट्स को मेटामर्स बोलते हैं बेटा, और सेगमेंट्स को सेपरेट करने का काम एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर का होता है, या रिंग लाइक डिप्रेशन या ग्रूव का होता है, जिसको हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। एक्सटर्नल एंड इंटरनल पार्ट्स आर रिपीटेड विथ ईच सेगमेंट बेटा। बॉडी में बाय ऑर्गन बाहर से हो या अंदर से हो, हर जगह पे ऑर्गन्स को रिपीट किया जाता है बेटा। दिस रेपिटेशन ऑफ एक्सटर्नल एंड इंटरनल ऑर्गन्स, इसी को हम सीरियल होमोलॉजी बोलते हैं। ये एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे बच्चा। जो नए सेगमेंट्स होंगे बेटा उनको ऐड किया जाता है कहाँ पे? पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में। और पोस्टीरियर पार्ट ऑफ बॉडी में कहाँ पे ऐड किया जाता है? जस्ट इन फ्रंट ऑफ लास्ट सेगमेंट। जो लास्ट सेगमेंट होगा उसके जस्ट फ्रंट में ऐड किया जाता है, और लास्ट सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं? पाइजिडियम बोलते हैं। तो अगर अभी भी कुछ बच्चों को बेटा मेटामेरिक सेगमेंटेशन समझ नहीं आया है तो आप इसको ध्यान से देख लीजिए बेटा, इस डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा मेरे को बताइए, इस डायग्राम में आपको कितने सेगमेंट दिखाई दे रहे हैं? शाबाश। दो। तो यहाँ से देख लीजिए बेटा, ये आपको एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है, इतना वाला, है ना, और ये आपको दूसरा सेगमेंट दिखाई दे रहा है इतना वाला। तो मतलब टोटल कितने मेटामर्स है? 2 मेटामर्स है बेटा, ठीक है। आप ध्यान से देख लो, ये मेटामर 1 है, ये मेटामर 2 है, और बीच में जो डिप्रेशन दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन जो दिखाई दे रही है बीच में, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम एन्यूलाई बोलते हैं। तो मैंने आपको बोला था इस लाइन को हम बाहर से एन्यूलाई बोलते हैं, लेकिन सेम लाइन को बेटा अंदर से क्या बोलते हैं? यहाँ पे देख लीजिए, अंदर से यही लाइन बेटा इसकी बॉडी को 2 हिस्सों में काट रही है। अगर मैं ये दीवार आपको दिखा रहा हूँ तो ये दीवार बेटा इधर से है, तो ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, ये बॉडी को 2 हिस्सों में काट रहा है बेटा, 2 पार्ट्स में काट रहा है। इसी दीवार को हम क्या बोलते हैं? इसको हम ट्रांसवर्स सेप्टा बोलते हैं। हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना किसी जगह पे ट्रांसवर्स सेप्टा, तो ये होता है बेटा ट्रांसवर्स सेप्टा, जो बॉडी को कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है बेटा। दिखाई दे रहा है ट्रांसवर्स सेप्टा की नहीं? दिखाई दे रहा बच्चा? यस सर। तो मतलब जो चीज बाहर से एन्यूलाई है, वही चीज अंदर से क्या है? ट्रांसवर्स सेप्टा है बेटा, ठीक है। आप ध्यान से देख लीजिए, इधर और एक चीज ऑब्जर्व कर लीजिए। बॉडी में बेटा इस जगह पे भी इंटेस्टाइन है, यहाँ पे देख लीजिए, इधर भी इंटेस्टाइन है बेटा। बॉडी में यहाँ पे भी डोर्सल ब्लड वेसल है, यहाँ पे भी डोर्सल ब्लड वेसल होगा। बॉडी में यहाँ पे भी वेंट्रल ब्लड वेसल है, यहाँ पे भी वेंट्रल ब्लड वेसल है बेटा। बॉडी में यहाँ पे भी नर्व कॉर्ड है, ये देख लीजिए बेटा, येलो कलर में नर्व कॉर्ड है, और बॉडी में यहाँ पे भी नर्व कॉर्ड होगा। बॉडी में बेटा यहाँ पे भी नेफ्रीडिया होगा, और यहाँ पे भी देख लीजिए नेफ्रीडिया है, इधर भी नेफ्रीडिया है, इधर भी नेफ्रीडिया है। आप समझ रहे हैं ना? इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा? इसी को हम रेपिटेशन ऑफ ऑर्गन्स बोलते हैं। मतलब हर सेगमेंट के अंदर ऑर्गन्स क्या किए जाते हैं? रिपीट किए जाते हैं। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चा? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बेटा? यहाँ पे सीलोम है, ये देख लीजिए, यहाँ पे खाली जगह है ना, दिस इज सीलोम बेटा। और इस सीलोम के अंदर क्या होगा? सीलोमिक फ्लूइड होगा बच्चा। So this will be filled with coelomic fluid. ठीक है, क्लियर? यस सर।
Yes, sir. चलो तो पढ़ लेते हैं अगेन यहाँ पे क्या लिखा हुआ बेटा। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा। अब इधर देख लीजिए, बॉडी वॉल इन एनालिडा बेटा। तो बॉडी वॉल थिन होता है, मॉइस्ट क्यूटिकल पाया जाता है बेटा। मॉइस्ट मतलब गीला क्यूटिकल पाया जाता है। क्यूटिकल कहाँ से आया बेटा? क्यूटिकल सबसे बाहर वाली लेयर होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, और वह एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बनते हैं। एल्ब्यूनाइड नेचर का मतलब हुआ एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बनाई जाती है बेटा। और ये क्यूटिकल किस में मदद करता है? ये मदद करता है गैसबस एक्सचेंज में बेटा। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है, वेल डेवलप्ड मसल्स होती है बेटा, मतलब मस्कुलर सिस्टम ज्यादा डेवलप्ड होता है। और कौन कौन सी मसल होती है? सर्कुलर मसल एंड लॉन्जिट्यूडिनल मसल होती है। और दोनों मसल्स किस में मदद करती है? लोकोमोशन में मदद करती है बेटा। और मसल्स नेचर में क्या होती है? स्मूथ मसल्स होती है। तो याद रखेंगे स्मूथ का मतलब होता है इनवॉलंटरी मसल बेटा। तो इस पिक्चर को अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। तो ये तो हो गया क्यूटिकल का लेयर बेटा। ठीक है, क्यूटिकल को कौन बना रहा है बेटा? एल्ब्यूमिन प्रोटीन बना रहा है। क्यूटिकल के बीच में आपको स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ से क्या निकलेगा? म्यूकस बाहर निकलेगा बेटा। तो नीचे ये लेयर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज कॉल्ड एज एपिडर्मिस बेटा। सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस होता है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है बेटा मल्टीपल लेयर्ड, बट ये मल्टीपल लेयर नहीं है बेटा, ये सिंगल लेयर। बिकॉज हर सेल टच किसको करती है? बेसमेंट मेम्ब्रेन को करती है। एपिथेलियल टिश्यू के अंदर आप याद रखेंगे बेटा, अगर सारी सेल्स बेसमेंट मेम्ब्रेन को टच कर रही है बेटा, उसको हम क्या मानते हैं? उसको हम सिंगल लेयर मानते हैं। कौन कौन सी सेल है? म्यूकस सेल, एल्ब्यूमिन सेल, सपोर्टिंग सेल, बेसल सेल। आपको ये दो याद नहीं रखने, बस म्यूकस एंड एल्ब्यूमिन याद रख लीजिए। फिर इसके नीचे क्या है? सर्कुलर मसल। उसके नीचे क्या है? लॉन्जिट्यूडिनल मसल। तो ओवरऑल ये क्या है बेटा? बॉडी वॉल ऑफ एनालिडा होता है। क्लियर बच्चा? ये समझ आया? दिस Yes, मच sir. इज डन। चल अब हम वापस आते हैं इस पिक्चर की तरफ। अब इस पिक्चर को ध्यान से देख लेना बच्चा। सबसे पहले मेरे को पता है पिक्चर को देख के सेगमेंट्स नजर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? आ रहे हैं। अरे है ना? आप ध्यान से देख लो बेटा, हर एक सेगमेंट के अंदर, ठीक है, जैसे ये एक सेगमेंट है और ये दूसरा सेगमेंट है, आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है बेटा, हर सेगमेंट के ऊपर आपको क्या मिल रहा है? एक अपेंडेज मिल रहा है बेटा। अपेंडेज का मतलब होता है जो बॉडी से बाहर कोई चीज हो। जैसे इमेजिन कर लिया, अगर मैं यहाँ पे लाइन ड्रॉ करूँ ना, तो ये लाइन के अंदर जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, ये मेन बॉडी है बेटा। लाइन के अंदर अंदर मेन बॉडी। सो दिस इज एक्चुअल बॉडी बेटा। अब एक्चुअल बॉडी के बाहर अगर कोई चीज दिखाई दे ना, उसको हम अपेंडेज बोलते हैं। जैसे हम है बेटा, ये हमारा हेड है, ये हमारा नेक है, और ये हमारा एब्डोमेन है। तो ये हमारी मेन बॉडी हो गई। अब मेन बॉडी के बाहर हमारे क्या है? लेग्स है, आर्म्स है, कान है बेटा। इनको हम क्या बोलेंगे? इनको हम अपेंडेज बोलेंगे। तो यहाँ पे मेन बॉडी के बाहर क्या आ रहा है? ये स्ट्रक्चर आ रहा है बेटा, इनको हम अपेंडेज बोलते हैं। तो ये अपेंडेज क्या होते हैं बेटा? अगर मैं हाईलाइट कर दूं एक को इसमें से, तो जैसे ये एक अपेंडेज आप देख रहे हैं, ये अगेन बेटा सेम अपेंडेज आपको दिखाई दे रहा है ऐसे, ठीक है ना? दीज अपेंडेज बेटा दे आर कॉल्ड एज, और ये अनजॉइंटेड होते हैं। अनजॉइंटेड का मतलब ये भी समझ लीजिए पहले बेटा, अनजॉइंटेड का मतलब क्या होता है? जैसे हमारी आर्म है, हमारी आर्म के 3 हिस्से हैं। ये ऊपर वाला हिस्सा हो गया, ये फिर यहाँ पे एक जॉइंट होगा बेटा, ये मिडल हिस्सा हो गया, फिर यहाँ पे हमारा हाथ होता है बेटा ऐसे। तो ये 3 हिस्से हो गए। तो मतलब हमारी आर्म के अंदर जो हमें चलने में, पकड़ने में मदद करती है बेटा, उसके अंदर बेटा 3 जगह पे जॉइंट्स आपको दिखने, या 4 जगह पे आपको जॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ये एक जॉइंट यहाँ पे हो गया, दूसरा जॉइंट यहाँ पे, तीसरा जॉइंट यहाँ पे, और फिंगर्स के बाद बेटा और जॉइंट्स होंगे। तो मतलब हमारी आर्म जो है, हमारा अपेंडेज जो है ना बेटा, वो अनजॉइंटेड है कि जॉइंटेड है? आप बताइए खुद। अनजॉइंटेड और जॉइंटेड? जॉइंटेड होता है बेटा। आप समझे? जॉइंटेड होता है। लेकिन इन केस ऑफ एनालीड बेटा, जो आप अभी अपेंडेज देख रहे हैं ना, इसमें कोई जॉइंट वॉइंट नहीं होता है, ये कॉमन अपेंडेज होता है बेटा। तो हम क्या बोलेंगे? ये जॉइंटेड है कि अनजॉइंटेड है? अनजॉइंटेड। इस अनजॉइंटेड अपेंडेज को बेटा, जो एनालीड के अंदर पाया जाता है, दिस अनजॉइंटेड अपेंडेज इज कॉल्ड एज पैरापोडिया बेटा। इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। और ये पैरापोडिया का काम क्या होता है? ये लोकोमोशन में मदद करता है बेटा। मतलब जब एनालीड को चलना होता है, चलने के लिए बेटा उसके पास एक अपेंडेज होता है जो अनजॉइंटेड होता है और सिंपल आकार का होता है बेटा। दिस अनजॉइंटेड एंड सिंपल अपेंडेज इज कॉल्ड एज पैरापोडिया। और पैरापोडिया कहाँ पे पाए जाते हैं? चलो ये बताओ। पैरापोडिया बॉडी के अंदर बेटा वेंट्रल साइड में है, डॉर्सल साइड में है, कि लैटरल साइड में है बेटा? देख के बताइए डायग्राम को।
लेटरल साइड। लैटरल साइड में है बेटा। तो मतलब याद रखेंगे पैरापोडिया लैटरल अपेंडेज होते हैं, अनजॉइंटेड होते हैं, सिंपल होते हैं, और किस में मदद करते हैं बेटा? लोकोमोशन में मदद करते हैं। और अगर आप नीरीज की बात करेंगे, ये जो आप यहाँ पे एनिमल देख रहे हैं ना, ये नीरीज है बेटा, दिस इज कॉल्ड एज नीरीज। ये पानी में रहने वाला एनिलीड है। तो पानी में बेटा जब ये एनिमल चलेगा, उसको हम क्या बोलेंगे बेटा? उसको हम रनिंग बोलेंगे या स्विमिंग बोलेंगे बेटा? क्या बोलेंगे? स्विमिंग। तो मतलब पैरापोडिया इनके सब नीरीज बेटा लोकोमोशन की करता है, बट कौन सी लोकोमोशन करता है? स्विमिंग। भाई स्विमिंग करता है स्विमिंग। बेटा। समझ आया कि नहीं समझ आया? क्लियर हुआ ना ये? Yes, sir. यस अब और एक चीज देख लीजिए, अब मैं थोड़ा इसको और जूम करता हूँ। अब पैरापोडिया आपने देख लिया क्लियरली, फिर आपको पैरापोडिया के ऊपर बेटा एक व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। मैं इसको पिंक से हाईलाइट कर देता हूँ। ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये व्हाइट कलर का स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आपको भी दिखाई दे रहा है कि खाली मुझे दिखाई दे रहा है बेटा? ये दिखाई दे रहा है सर। दिखाई दे ना? सो दिस व्हाइट कलर स्ट्रक्चर बेटा, ठीक है ना, ये भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर ही होता है। इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम सीटे बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सीटे बेटा, ठीक है, इसको हम सीटे बोलते हैं बेटा। और सीटे का काम क्या होता है ये भी समझ लीजिए आप बच्चा। तो सबसे पहले याद रखिए सीटे क्या होता है। ये स्मॉल हियर लाइक, मतलब पतले हियर के समान स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। ये काइटिन प्रोटीन से बने होते हैं बेटा, ठीक है। और किसके ऊपर पाए जाते हैं? मैं आगे पिक्चर भी इसका अलग से दिखा दूंगा आपको। ये पैरापोडिया के ऊपर पाए जाते हैं। और इनका काम क्या होता है? अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो मतलब हमारा पिक्चर कुछ ऐसा है बच्चा। तो ये नीचे हो गया एक स्ट्रक्चर, इसको हम पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया के ऊपर बेटा आपको पतला पॉइंटेड एस लाइक स्ट्रक्चर दिए, ऐसे होते हैं बेटा, एस आकार के होते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम सीटे बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। अब देखो, जब हम चलते हैं ना बच्चा, जब मतलब हम चाहे शूज पहन के चले, चप्पल पहन के चले या नंगे पैर चले, जब हम चलते हैं ना, चलते समय हमको चलने में जो मदद करता है, हमारी बॉडी के वेट को जो रिटेन करता है, हमारी बॉडी के वजन को जो एब्जॉर्ब करता है बेटा, वो क्या होता है? वो हमारे पैर होते हैं। मान लीजिए हमारा पैर है बेटा ऐसे, तो आपका पूरा वेट किस पे जाता है? आपके पैर पे जाता है। और लोकोमोशन में मदद कौन करता है बेटा? आप पे बेटा आपको अपनी चप्पल के साथ, शूज के साथ, या अगर नंगे पैर चल रहे हैं जमीन के साथ बेटा, ग्रिप भी बनाना पड़ता है। चलते चलते आपको ग्रिप बनाने की भी जरूरत है। अगर आप ग्रिप नहीं बनाएंगे, इमेजिन कर लीजिए आपकी फिंगर नहीं, आपकी फिंगर काट देते हैं। सारी पैर की फिंगर्स मैंने काट दी बेटा। तो जिस इंसान की सारी फिंगर कटी हुई होती है ना, उसको लोकोमोशन में प्रॉब्लम आता है। वो प्रॉपर लोकोमोशन नहीं कर सकता है, वो बेटर तरीके से रन या मूव नहीं कर सकता। रीजन क्या है बेटा? जब हम चलते हैं ना, चलने में तो ये वाला पार्ट पैर का मदद करता है, पीछे वाला पार्ट पैर का मदद करता है। बट चलते समय जो आप जमीन के साथ, शूज के साथ, चप्पल के साथ ग्रिप बनाते हैं ना, ग्रिप बनाने में कौन मदद करता है? आपकी फिंगर्स मदद करती है। सेम यहाँ पे एनालीड पे देख लीजिए। एनालीड में बेटा चलने का काम, जो चलने के लिए फोर्स लगाना है, जो चलने के लिए मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन करनी है बेटा, वो सब कहाँ पे हो रहा है? वो पैरापोडिया में हो रहा है। बट चलते समय बेटा जो ग्रिप बनाने का काम होता है ना, वो किसका होता है? वो सीटे का होता है। समझ आया ना? दैट मीन्स पैरापोडिया हो या सीटे हो, दोनों किस में मदद करते हैं? दोनों लोकोमोशन में ही मदद करते हैं। समझ आया ना बच्चा कि नहीं समझ आया? समझ आया यस सर। बेटा? पक्का हाँ, सभी समझ को आया समझ सर। आया पैरापोडिया क्या है और सीटे क्या है? तो यहाँ पे देख लो बेटा, हर जगह पे आपको क्या देखने को मिलेंगे? यहाँ पे भी सीटे है, ऐसा नहीं है बेटा, बट यहाँ पे सीटे विजिबल नहीं है। मैं आपको अभी इसका डायग्राम अलग से दिखाऊंगा जब हम यहाँ पे भी सीटे देखेंगे, और यहाँ पे भी आपको सीटे देखने को मिलते हैं। इसमें कोई सीटे वीटे नहीं होता, याद रख लेना बच्चा, ठीक है ना। तो यानी आगे थोड़ी देर में बेटा हम क्या करेंगे? हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनालीड पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो एनालीडा को हम क्लासिफाई करते हैं बेटा ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सीटे। मतलब सीटे प्रेजेंट है कि नहीं है बॉडी में, उसके बेसिस पे एनालीडा को क्या किया जाता है? क्लासिफाई किया जाता है। जैसे हम एनालीडा का एक क्लास लिखते हैं पॉलीकीटा बेटा। पॉलीकीटा, पॉलीकीटा का मतलब होता है बॉडी में बहुत सारे सीटेज हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए इस पिक्चर में बेटा, बहुत सारी सीटें आपको क्लियरली विजिबल दिखाई दे रहे हैं। इसको हम पॉलीकीटा बोलते हैं बेटा, मींस हैविंग मेनी सीटेज। सेकंड होता है ओलिगोकीटा बेटा। ओलिगोकीटा में थोड़े बहुत सीटेज होते हैं। सर ये फिर से रिपीट कीजिए ना। जब हम ये आपको अभी याद नहीं रखना, थोड़ी देर में इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करूंगा, बट हम अभी सीटे की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता रहा हूँ बेटा सीटे एनालिडा में बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज एनेलिडा को हम क्लासिफाई ही करते हैं ऑन द बेस ऑफ सीटेज बेटा। जैसे फॉर एग्जांपल एनेलिडा का एक क्लास होता है जिसको हम पॉलीसीटा बोलते हैं बेटा, ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज पॉलीसीटा। पॉलीसीटा का मतलब होता है ऐसा एनेलिडा जिसमें बहुत सारी सीटेज हो। अगर आपको पिक्चर यहाँ पे दिखाई दे रहा है ना, आपको बहुत सारी सीटें दिखाई दे रहे हैं बेटा, दिस इज पॉलीसीटा। तो मतलब सीटा इंपॉर्टेंट है फॉर क्लासिफिकेशन पर्पस बेटा। दूसरा होता है ओलिगोसीटा। ओलिगो का मतलब होता है जिसमें थोड़े बहुत सीटेज हो। जैसे अर्थवर्म का मैं अभी आपको पिक्चर दिखाऊंगा थोड़ी देर बाद। अर्थवर्म के अंदर सीटेज पाए जाते हैं लेकिन ज्यादा सीटेज नहीं होते, फ्यू सीटेज होते हैं बेटा। तो ऐसे एनालिड्स को हम क्या बोलते हैं? ओलिगोसीटा बोलते हैं। तीसरा होता है बेटा हेरिडीनिया। ये तीसरा क्लास है बेटा, हेरिडीनिया। हेरिडीनिया बेटा ऐसे एनालिड्स होते हैं, जैसे ये हेरिडीनिया वाला मेंबर है, इनके अंदर सीटेज नहीं होते हैं बेटा, सीटेज एब्सेंट होते हैं। तो ये हम बाद में देखेंगे, बट अभी मैं जो कहना चाहता हूँ बेटा वो ये कहना चाहता हूँ दैट सीटेज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन एनालिड्स, बिकॉज सीटे के बेसिस पे ही हम एनालिड्स को क्या करते हैं बेटा? क्लासिफाई करते हैं इनटू 3 क्लासेस, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरिडीनिया बेटा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर हुआ? ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी जल्दी बताइए, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर, यस सर। यस सर। चले नेक्स्ट चीज बेटा। यस सर। चले नेक्स्ट चीज आप याद रखेंगे कि मैंने आपको अभी बोला बेटा जब हम अर्थवर्म, अच्छा आप मेरे को बताइए आपके हिसाब से, चलो इमेजिन करो हमको कुछ भी नहीं पता बेटा इसके बारे में, बट आपके हिसाब से मेरे को बताओ अर्थवर्म के अंदर, बिकॉज अर्थवर्म इज एनालिड बेटा, केंचुआ जो होता है केंचुए को हम बेटा एनालिडा में ही क्लासिफाई करते हैं। तो अर्थवर्म की बॉडी में क्या लगता है आपको? स्पाइक्यूल, बोन, कार्टिलेज, ऐसा कोई स्ट्रक्चर प्रेजेंट है कि नहीं है? सर देखने में तो नहीं लगता सर। देखने में भी नहीं लगता और रियलिटी में भी नहीं है बच्चा, ठीक है। अगर होता तो उसकी बॉडी पॉइंटेड होती, हार्ड होती, वो फ्लेक्सिबल नहीं होती बेटा। तो अगर उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी है, हार्डनेस नहीं है, सॉफ्टनेस नहीं है, so दैट मीन्स बेटा एनालिड्स की बॉडी के अंदर स्केलेटन नहीं होता है बेटा। स्केलेटन इज एब्सेंट। स्केलेटन से मेरे कहने का मतलब स्पाइक्यूल के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कैल्शियम कार्बोनेट जैसे हमने सिलेंट्रेट्स के अंदर देखा था वैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, बोन के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है, कार्टिलेज के जैसा कोई स्ट्रक्चर नहीं है। सो मीन शॉर्ट में बेटा मिनरलाइज्ड स्केलेटन एब्सेंट होता है। मिनरलाइज्ड स्केलेटन एब्सेंट होता है बेटा। मिनरलाइज्ड स्केलेटन का मतलब हुआ जैसे फॉर एग्जांपल बेटा स्पाइक्यूल की मैं बात करूं, स्पाइक्यूल में कौन कौन सा मिनरल होता था? जल्दी जल्दी बताइए, स्पाइक्यूल में कौन कौन सा मिनरल पाया जाता था? शाबाश, कैल्शियम और सिलिकॉन बेटा, याद है ना? सिलिकेटेड स्पाइक्यूल्स एंड कैल्शियम स्पाइक्यूल्स बेटा। तो कैल्शियम भी मिनरल है, सिलिका भी मिनरल है बेटा। हमारे बोन के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। हमारी कार्टिलेज के अंदर क्या पाया जाता है? कैल्शियम। तो इनको हम मिनरलाइज्ड स्केलेटन इसलिए बोलते हैं बिकॉज इन सारे स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को बनाने के लिए मिनरल आयंस बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कहीं पे स्केलेटन है ही नहीं, हम क्या बोलेंगे बेटा? कोई मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं है, नो मिनरलाइज्ड स्केलेटन बेटा। तो अगर इनमें मिनरलाइज्ड स्केलेटन नहीं है तो फिर इनकी बॉडी की आकार कैसी बनती है बेटा? फिर इनका बॉडी का शेप कैसे बनता है, या फिर इनकी बॉडी के शेप को मेंटेन कैसे किया जाता है? तो मेंटेन किया जाता है बाय फ्लूइड, जो हमने थोड़ी देर पहले बोला था बेटा। उस फ्लूइड को हम क्या बोलते हैं? सीलोमिक फ्लूइड। इसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं बेटा। और यही क्या बनाता है? यही हाइड्रोस्केलेटन बनाता है बेटा, यही हाइड्रोस्केलेटन बनाता है। तो मतलब ये है, प्लेट हेलमिंथ की अगर मैं बात करूं, प्लेट हेलमिंथ में हाइड्रोस्केलेटन कौन बनाता है? पैरेन्काइमल फ्लूइड बनाता है। निमेट हेलमिंथ के अंदर हाइड्रोस्केलेटन कौन बनाता है? सूडो सीलोमिक फ्लूइड बनाता है। एंड एनालिडा के अंदर बेटा हाइड्रोस्केलेटन कौन बनाता है? सीलोमिक फ्लूइड बनाता है। समझ आएगी? क्लियर? दिस इज डन। समझ आया कि नहीं समझ आया बेटा? चले, तो ये स्केलेटन की बात होगी, ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी आप एग्जाम के लिए अच्छे से याद रखेंगे। और यही रीजन है बेटा, जब आप अर्थवर्म को कभी प्रिक करते हो ना, आप कभी अर्थवर्म को पकड़ लेना और उसको एक नीडल से बेटा प्रिक कर लेना, उसकी बॉडी को नीडल से प्रिक कर लेना, तो वहां से पानी जैसा फ्लूइड बाहर आएगा। तो वो जो पानी जैसा फ्लूइड बाहर आता है ना, वो एक्चुअल में क्या होता है? वो सीलोमिक फ्लूइड होता है बेटा, ठीक है। चले, तो देख लीजिए बेटा इसको क्या लिखा है यहाँ पे। यहाँ तक तो ये हमने पढ़ लिया था कि नहीं पढ़ा था? हाँ, ये हमने पढ़ लिया था। तो ये देख लीजिए इधर क्या लिखा है।
ये बोल रहा है बेटा मेनी फॉर्म्स हैव सिंपल अनजॉइंटेड लोकोमोटर अपेंडेज जिनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। मतलब एनालिड्स के अंदर बेटा बहुत सारे एनालिड्स में सिंपल अनजॉइंटेड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं बेटा जो लोकोमोशन में मदद करते हैं। वो अपेंडेज होते हैं बेटा, बड़ा बॉडी से बाहर स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनको हम पैरापोडिया बोलते हैं। पैरापोडिया लेटरल साइड में पाया जाता है तो इसलिए इनको लेटरल अपेंडेज बोला जाता है। एक्वेटिक एनालिड्स जो होते हैं, जो पानी में रहने वाले एनालिड्स होते हैं, जैसे नीरीज जो होती है बेटा, उसमें पैरापोडिया क्या करता है, स्विमिंग में मदद करता है। इनमें मिनरलाइज्ड स्केलेटन एब्सेंट होता है और बॉडी जो होती है बेटा उसके अंदर फ्लूइड भरा रहता है जिसको हम सीलोमिक फ्लूइड बोलते हैं, जो क्या एक्ट करता है, एज हाइड्रोस्केलेटन एक्ट करता है बेटा। समझ आया ना बच्चा? क्लियर? चले अब इधर देख लीजिए बच्चा। यस तो सर। हम क्या करते हैं बेटा, हम यहाँ पे एनालिड का डाइजेस्टिव सिस्टम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा होता है बेटा, इसमें सबसे पहले आपको एक माउथ मिलेगा, जैसे मैंने यहाँ पे माउथ बनाया, ठीक है ना। तो ये माउथ है बच्चा। तो इस ओपनिंग को हम क्या बोलते हैं, दिस ओपनिंग इज कॉल्ड एज माउथ, ठीक है। अब माउथ से तो खाना अंदर आएगा, लेकिन खाना अंदर लाने के लिए बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा। हम तो अपना खाना मुंह में अपने हाथ से डालते हैं, लेकिन इमेजिन कर लो बेटा मैं आपके हाथ बांध लूं, ठीक है ना, और फिर आपको बोलो पानी पी लो या खाना खा लो बेटा, आपको पूरा फोर्स कहाँ से लगाना पड़ेगा, अपनी टंग से लगाना पड़ेगा, अपनी थॉट से लगाना पड़ेगा। तो एनालिड में तो हाथ वाथ है नहीं, तो खाना तो अंदर आएगा माउथ से, लेकिन खाने को अंदर लाने के लिए जो फोर्स क्रिएट किया जाता है वो बेटा एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्रिएट किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है इससे, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, इसे हम फेरिंक्स बोलते हैं बेटा। तो ये फेरिंक्स हो गया, ये फेरिंक्स हो गया। तो फेरिंक्स से खाना अंदर लाया जाता है। अब एक बार खाना अंदर आ गया तो फिर क्या किया जाता है, खाने को बेटा डाइजेशन के लिए आगे फॉरवर्ड किया जाता है। मतलब खाने को तो हम बेटा मुंह में नहीं रखेंगे, हमें खाने को डाइजेस्ट भी करना है। तो डाइजेशन के लिए बेटा खाने को आगे बढ़ाना पड़ेगा उस जगह के लिए जहाँ पे उसको डाइजेस्ट किया जाएगा। तो वो काम कौन करता है बेटा, ये ट्यूब करता है, इसको हम ईसोफेगस बोलते हैं बेटा। सो दिस इज कॉल्ड एज ईसोफेगस बेटा। ये इसी को हम ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इससे पहले हमको खाली ऑर्गन्स देखने को मिल रहे थे बेटा प्लैट हेलमेंट्स के अंदर, लेकिन निमेट हेलमेंट एंड एनालिड के अंदर देखो बेटा ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है, ये भी ऑर्गन है। सब काम क्या कर रहे हैं बेटा, डाइजेशन का ही काम कर रहे हैं। तो ये ऑर्गन सिस्टम हो गया बच्चों, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। अब इसके आगे क्या होगा, इसोफेगस में खाना आया। अब ऑफ कोर्स बेटा एनालिडा सारा खाना एक साथ नहीं खाएगा, ठीक है, सारे फूड को एक साथ डाइजेस्ट नहीं करेगा, इसको भी फूड बचा के रखना पड़ेगा। हो सकता है कल उसको खाना ना मिले, तो वो फूड को स्टोर करने का काम जो किया जाता है वो इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में किया जाता है जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। एंड दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बेटा दिस इज कॉल्ड एज क्रॉप बेटा, इसे हम क्रॉप बोलते हैं। तो क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है, तो ये स्टोरेज ऑर्गन है बेटा, ये स्टोरेज ऑर्गन है। अब क्रॉप में जब फूड को स्टोर किया जाता है तो फिर क्रॉप के आगे हम क्या करते हैं, हम फूड को थोड़ा थोड़ा आगे भेजते हैं बेटा, ठीक है ना। स्मॉल पैकेट्स ऑफ फूड को आगे भेजते हैं। इस मस्कुलर स्ट्रक्चर के यहाँ पे बहुत सारी मसल्स पाई जाती है बेटा, थोड़ा मैं इसको मोटा बना देता हूँ। ये हाईली मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे फूड को पहली बार डाइजेस्ट किया जाता है बेटा। दिस मस्कुलर स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज गिजर्ड बेटा। अब गिजर्ड के बारे में एक इंपॉर्टेंट चीज सुन लीजिए। जैसे हम खाना खाते हैं ना, तो खाना खाते समय बेटा हम सबसे पहले फूड को कहाँ पे तोड़ना शुरू करते हैं, आप खुद बताइए। आपने ब्रेड का पीस खा लिया, सेब खा लिया, चिकन खा लिया, तो सबसे पहले आप फूड को कहाँ पे तोड़ते हो, माउथ माउथ। माउथ के अंदर। किसकी मदद से तोड़ते हो, दांत की मदद से सलाइवरी बेटा ग्लैंड। ना, टीथ नहीं, वो तो एंजाइम हो गया। हम सबसे पहले जो बड़ा ब्रेड का टुकड़ा होता है, बड़ा सेब का पीस होता है, या एक बड़ा सा स्ट्रॉबेरी होता है, या बड़ा सा केक का टुकड़ा होता है, सबसे पहले दांत की मदद से बेटा हम उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं। तो मतलब हम फोर्स लगा रहे हैं बेटा, क्या करने के लिए, डाइजेशन करने के लिए। तो जब डाइजेशन फोर्स से हो जाए, ना कि एंजाइम से हो जाए बेटा, तो डाइजेशन बाय फोर्स और बाय मैकेनिकल फोर्स बेटा इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। तो हमारी बॉडी में मैकेनिकल डाइजेशन दो जगह पे होता है, एक तो हमारे माउथ में एंड दूसरा हमारे स्टोमक के अंदर बेटा। स्टोमक भी फूड को फोर्स से डाइजेस्ट करता है ताकि उसके छोटे छोटे पीस बन जाए। माउथ भी बेटा फूड को डाइजेस्ट करता है मैकेनिकल डाइजेशन से, ताकि उसके छोटे छोटे पीसेस बन जाए। समझ आया ना।
दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। लेकिन जब आप फूड को बेटा एंजाइम की मदद से डाइजेस्ट करते हो, जैसे माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड है, स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड है, इंटेस्टाइन के अंदर इंटेस्टाइनल ग्लैंड है, इसको हम केमिकल डाइजेशन बोलते हैं बेटा। दिस इज कॉल्ड एज केमिकल डाइजेशन, ठीक है, केमिकल डाइजेशन। तो याद रखना बेटा यहाँ पे ये कि जब फूड गिजर्ड के अंदर आता है ना, तो गिजर्ड के अंदर बेटा मैकेनिकल डाइजेशन किया जाता है। तो मैकेनिकल डाइजेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे फूड को बेटा एंजाइम के साथ ट्रीट नहीं किया जाएगा। यहाँ पे फूड को बेटा बाय फोर्स, इमेजिन कर लीजिए फॉर एग्जांपल, अगर आपने इतना बड़ा फूड का टुकड़ा खाया था, तो ये यहाँ पे भी इतना बड़ा है, इधर भी इतना बड़ा है, इधर भी इतना बड़ा है, लेकिन जब एक गिजर्ड से बाहर निकलेगा ना, ये ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स में बाहर निकलेगा। तो हमने इस बड़े से फूड के टुकड़े को छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। दिस इज कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। तो एनालीड्स के अंदर मैकेनिकल डाइजेशन कहाँ पे होता है? गिजर्ड में होता है। आफ्टर गिजर्ड बेटा आपको क्या देखने को मिलता है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ये एक लंबा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है बेटा ऐसे, ठीक है, जो खत्म कहाँ पे होगा? और एक ओपनिंग पे होगा। इस ओपनिंग को हम एनस बोलते हैं, और इस लंबे ट्यूब को हम इंटेस्टाइन बोलते हैं। और इंटेस्टाइन के अंदर क्या होती है? केमिकल डाइजेशन होती है बेटा। मतलब यहाँ पे हम एंजाइम्स को यूज करेंगे बच्चा। तो ये है ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ एनालीड बेटा। अब इस ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम को देख के मेरे को बताओ, कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट है? कंप्लीट। बिकॉज माउथ भी प्रेजेंट है और एनस भी प्रेजेंट। सीरीज प्लीज याद रख लेना बेटा, कौन किसके बाद आता है। माउथ के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड, फिर इंटेस्टाइन और फिर एनस बेटा। ओवरऑल ये डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। तो मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम बहुत सारे ऑर्गन्स का बना है। तो ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जहाँ पे माउथ भी और एनस भी कंप्लीट हो गया बेटा। दूसरी चीज, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट बेटा आपको कर्व्ड दिखाई दे रहा है, स्ट्रेट दिखाई दे रहा है, कैसा दिखाई दे रहा है बेटा? शाबाश। यहाँ तो बेटा अर्थवर्म थोड़ी सी बेंड हो गई है, अर्थवर्म थोड़ी सी बेंड हो गई, इसलिए आपको यहाँ पे बेंड दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर अर्थवर्म बेटा भी सीधे होता है तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी कैसा है? स्ट्रेट सर। आप अगर हम इधर देखिए, अगर हम अपना डाइजेस्टिव सिस्टम देखेंगे ना, हमारा चाहे आप खड़े रहो, चाहे आप बेटा ऐसे नीचे लेटे हो, या किसी भी पोजीशन में हो, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम हमेशा ऐसा होगा। ये इसोफेगस है, फिर ये स्टोमक है, फिर ये ड्यूडेनम है, फिर आपकी इंटेस्टाइन ऐसे है बेटा। अब मान लो आप खड़े हैं बेटा, क्या आपका स्टोमक खड़ा हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा क्या? शाबाश। आप बेटा कहीं पे लटक रहे हैं, आपके लटकने की वजह से क्या आपका स्टोमक भी एकदम स्ट्रेट हो जाएगा? नहीं, आपके इंटेस्टाइन बेटा स्ट्रेट हो सकते हैं? नहीं हो सकते बेटा, बिकॉज हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कैसा होता है? कर्व्ड होता है बेटा। लेकिन यहाँ पे देख लो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा है? डाइजेस्टिव स्ट्रेट है बेटा। आप समझ रहे ना? और डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा बॉडी के एक हिस्से में पाया जा रहा है कि पूरी बॉडी में पाया जा रहा है? पूरा बॉडी। पूरी बॉडी में पाया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है बच्चा। डाइजेस्टिव सिस्टम बेटा कंप्लीट है, माउथ भी है और एनस भी है। डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रेट होता है, एक्सटेंड थ्रू आउट द एंटायर बॉडी, पूरी बॉडी में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट देखने को मिलेगा। गट हैज बोथ सर्कुलर एंड लॉन्जिट्यूडनल। तो गट मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर सर्कुलर मसल्स भी होती है एंड लॉन्जिट्यूडनल मसल्स भी होती है बेटा। रेस्पिरेशन जो होती है बेटा, रेस्पिरेशन के लिए कोई अलग स्ट्रक्चर नहीं है, रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू होता है। द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बेटा। याद रखिए, अगर आप रेस्पिरेशन स्किन के थ्रू कर रहे हैं, द रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन बेटा। लेकिन कुछ के अंदर गिल्स भी पाई जाती है, जो एक्वाटिक होते हैं बेटा, उनमें गिल्स भी पाई जाती है। तो रेस्पिरेशन थ्रू गिल्स इज कॉल्ड एज ब्रेंकियल रेस्पिरेशन। तो याद रखेंगे, रेस्पिरेशन थ्रू स्किन इज कॉल्ड एज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, respiration through gills is called as bronchial respiration, and respiration through lungs is called as pulmonary respiration बेटा। इसको हम pulmonary respiration, हमारे अंदर क्या होता है? pulmonary respiration होता है बेटा। इनके अंदर क्या होता है? किसी में स्किन वाला और किसी में गिल्स वाला बच्चा, ठीक है। क्लियर हो गया ये? यस सर, यस सर। आज हम इधर तक ही करते हैं, बिकॉज हमको डीपी पे डिस्कशन करना है बेटा, एटलीस्ट